ओके सर, हेलो एंड वेलकम बैक टू जीएसटी विद पीएस। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर मई 2026 के एग्जामिनेशन। क्यों मैं बात कर रहा हूं सर? मैं हमेशा ये मानता हूं कि क्या पढ़ रहे हैं उससे पहले समझ लेते हैं कि क्यों उस चीज को पढ़ना है। किसी भी चीज का अगर वाई क्लियर होगा तो उसका व्हाट पढ़ने में बहुत मजा आएगी। वाई मुझे पढ़ना क्यों है? बिकॉज आई कैन गारंटी यू कि इस बार इस टॉपिक में से 5 मार्क का एक क्वेश्चन तो सर आपका बन ही रहा है। 5 मार्क का एक डायरेक्ट क्वेश्चन 7वें 8वें नंबर का क्वेश्चन होगा, वो आपका 5 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनना ही है। उसके अलावा आपका 2 मार्क का क्या आने वाला है? 2 मार्क का या तो एमसीक्यू पूछ सकते हैं, 1 मार्क का एमसीक्यू पूछ सकते हैं और 2 मार्क का आपसे पूछ सकते हैं। इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन होता है हमारा, राइट, जो जीएसटी का पहला क्वेश्चन होता है जिसमें हमको पूरी लाइब्रेरी निकालनी पड़ती है, उसमें 1 या 2 पॉइंट तो इसके आने ही आने हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और वन ऑफ द इजीएस्ट वे में हम आपको समझा देंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है सर, आगे आकर के फटाफट से बात करते हैं। हमको समझ में आ गया कि क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्यों पढ़ रहे हैं समझ में आ गया। अब पढ़ लेते हैं कि क्या पढ़ना है। सर पहली बात मैं अगर आपको इंट्रोड्यूस कर दूं एकदम बेसिक तरीके से, तो हमको ये चीज पता है कि जो जीएसटी है, जीएसटी क्या है सर? कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। मतलब यहां पर किस जगह पर वो प्रोड्यूस हुआ, गुड्स या सर्विसेज की जगह पे प्रोड्यूस हुए उससे फर्क नहीं पड़ता। जहां पर भी वो सर्विसेज कंज्यूम हो रही है, जहां पर भी वो गुड्स कंज्यूम हो रहा है, हमको उस चीज से फर्क पड़ता है। और इसीलिए मेरे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है। बिकॉज अगर मैं प्रोडक्शन को सोचता तो मेरे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती? जहां पर वो गुड्स प्रोड्यूस हुआ, वो तो बहुत ईजी हो जाता, लोकेशन ऑफ द सप्लायर ईजी हो जाता बहुत। लेकिन भैया ये क्या बोलता है यहां पर? ऐसी बात नहीं है, कहां पर कंज्यूम हुआ वो देखा जाएगा। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल बोलता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई इसलिए मैटर करता है बिकॉज मैं 2 चीजों में बात करता हूं, एक होता है इंटर स्टेट, एक होता है इंट्रा स्टेट। सर इंट्रा स्टेट क्या होता है? इंट्रा स्टेट इज द सिनेरियो जहां पर कि मैं क्या करता हूं सर, मैं कौन सा टैक्स लेवी करता हूं? एक मैं सीजीएसटी लेवी करता हूं, एक मैं एसजीएसटी यूटीजीएसटी लेवी करता हूं। और जो इंटर स्टेट होता है उसके अंदर मैं क्या करता हूं? सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी लेवी करता हूं। हमको पता है कि जो सीजीएसटी एसजीएसटी होता है उसके अंदर डायरेक्टली जो एसजीएसटी वाला पोर्शन होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में जाता है, सीजीएसटी वाला डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाता है। लेकिन जो आईजीएसटी होता है पहले वो पूरा सेंट्रल के पास आता है और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बांटती है टू ऑल दी स्टेट्स। ठीक है, तो सर बेसिक प्रिंसिपल क्या बोलता है? बेसिक प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर मेरा सप्लायर का जो लोकेशन है और प्लेस ऑफ सप्लाई है वो अगर एक ही जगह रही, मतलब सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट में रही, एमपी में सप्लायर का लोकेशन, एमपी में ही प्लेस ऑफ सप्लाई रही, तो क्या होगा सर? तो मेरा क्या आ जाएगा सर? सीजीएसटी एसजीएसटी आ जाएगा। लेकिन अगर प्लेस ऑफ सप्लाई और सप्लायर का लोकेशन 2 अलग जगहों पे रहा, मतलब सप्लायर का लोकेशन तो है मुंबई महाराष्ट्र, लेकिन जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो है इंदौर एमपी, तो इस केस में क्या होगा? आईजीएसटी बनेगा। ठीक है, ओके सर, समझ में आ गया मेरे को। अब बेसिक की बात कर लेता हूं भाई मैं। ओके, यहां पर बात करते हैं सर अपने को एक डेफिनेशन समझना पड़ेगी बी टू बी बी टू सी की। उसके पहले एक चीज समझ लेते हैं हम लोग, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट है वो भी बता देता हूं आपको। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट समझ लेते हैं। अगर मान लो कि मैंने सीजीएसटी एसजीएसटी पे करना चाहिए था, मैंने आईजीएसटी में पे कर दिया, तो क्या होगा? तो सिंपल सा पॉइंट है, बिकॉज मैंने टैक्स तो पे कर दिया है तो मेरे पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, नो इंटरेस्ट। लेकिन हाँ, मेरा उतना पैसा ब्लॉक हो जाएगा फॉर दैट टाइम बिंग, बिकॉज मैंने जो चालान बनाया होगा वो सीजीएसटी एसजीएसटी का बनाया होगा, मेरे को एक्चुअल में आईजीएसटी का बनाना चाहिए था, तो मुझे एक नया चालान बनाना पड़ेगा आईजीएसटी का। ऑब्वियसली I won't be paying any taxes on it। और जो ये चालान रहेगा सीजीएसटी एसजीएसटी का वो किसी और सप्लाई के अगेंस्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा? राइट ऑफ करना पड़ेगा। ओके, तो क्या इसमें दिक्कत कुछ नहीं होती है, बस मेरा एक बर्डन बढ़ जाता है यार, और साथ साथ में वर्किंग कैपिटल बढ़ जाती है। ये मैंने क्यों बताया? ताकि मैं समझ सकूं कि मुझे पीओएस निकालना क्यों जरूरी है। बिकॉज जितना सही मेरा पीओएस होगा, जितना सही मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, उतने ही अच्छे से मैं क्या करूंगा? मैं अपने टैक्स लायबिलिटी को पे ऑफ कर पाऊंगा। सर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपन ले लेते हैं यहाँ पर। बी टू बी बी टू सी की गोल्डन रूल क्या है? देखो, गोल्डन रूल सर्विसेज के लिए है, इसको अपन आगे जाकर के पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से। तो सर्विसेज का जो गोल्डन रूल है मैं अभी बात नहीं करता हूं, हम लोग इसको आगे जाकर के बढ़िया तरीके से पूरा पढ़ने वाले हैं। और ओके, यहां पर समझो, अभी अगर मैं ये इंटरमीडिएट की बात करूं तो मुझे सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन देखने हैं। वैसे इसके अंदर कितना ट्रांजेक्शन है सर? मेजरली 5 सेक्शन इसके अंदर आते हैं, 10 से लेकर 14 तक के। तो 10 11 12 13 14, ठीक है। 5 सेक्शंस आते हैं इसके अंदर ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। तो आईजीएसटी एक्ट का 10 11 12 13 14 ये 5 सेक्शंस आते हैं। उनमें से मुझे अभी इंपॉर्टेंट कौन से है? सिर्फ और सिर्फ 2 ही है, एक गुड्स वाला डोमेस्टिक केस में और एक सर्विसेज वाला डोमेस्टिक केस में। बस इसके आगे मुझे और कुछ भी इस समय पर नहीं देखना है। ओके, समझ में आ गया? यस सर। बात कर लेते हैं सर यहाँ पर डेफिनेशन से, बेसिक पॉइंटर से, कोई दिक्कत नहीं है, हमको आगे बढ़ जाते हैं। ओके सर, प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ अ गुड्स। अगर मैं सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा हूं तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकलेगी? बात करता है मेरा सेक्शन नंबर 10। तो जो सेक्शन नंबर 10 है भाई, सेक्शन नंबर 10 बात करता है सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक के बारे में। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बातें यहां पर नहीं होती है। मेजरली 5 सेक्शन 10 के अंदर, सेक्शन 10 1 के अंदर सारी बातें करी गई है। सेक्शन 10 1 के अंदर सारी बातें करी गई है और उसमें
5 क्लॉजेस में ये बातें सारी होती है। अपन सारे के सारे पांचों ही क्लॉजेस फटाफट से पढ़ने वाले हैं। पहला क्लॉज में पढ़ लेता हूं। पहला क्लॉज बात करता है जब भी मूवमेंट ऑफ गुड्स होगा, मतलब अगर मान लो कि मैं मूवमेंट कर रहा हूं गुड्स का, अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह पे गुड्स को लेकर के जा रहा हूं, जहां पर भी मूवमेंट हो रहा होगा गुड्स का, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर गुड्स जा रहे हैं, तो उस केस में कौन लेके जा रहा है? अगर सप्लायर लेके जा रहा है, रेसिपिएंट लेके जा रहा है, या कोई भी और जैसे कि ट्रांसपोर्टर लेके जा रहा है, 3 लोग हो सकते हैं, ठीक है, सप्लायर, रेसिपिएंट या फिर एनी अदर पर्सन अगर मूवमेंट कर रहा है, तो जहां कहीं भी वो मूवमेंट टर्मिनेट होगा वो मान लिया जाएगा मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल भी है भाई, हमजा प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, हमजा प्राइवेट लिमिटेड कहां से है सर? नासिक से है। नासिक से है हमजा प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने क्या करा है? रेफ्रिजरेटर बेचा हुआ है रहमान डकैत को, ठीक है, हमजा ने रहमान डकैत प्राइवेट लिमिटेड को क्या बेचा है? रेफ्रिजरेटर बेचा हुआ है। डिलीवरी हुई है पुणे के अंदर, तो ऑब्वियसली प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी सर इस केस में? पुणे महाराष्ट्र हो जाएगी, जहां पर भी डिलीवरी टर्मिनेट हुई। इंटर स्टेट मान लिया जाएगा बिकॉज ऑब्वियसली नासिक और पुणे दोनों भी क्या है? महाराष्ट्र के अंदर है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। ओके सर, ओके। लेकिन हमजा भाई ने क्या करा? हमजा भाई ने एक और एक गुड्स बेचे, कहां से? नासिक से ही बेचे। किसको बेचे भाई? एसपी असलम प्राइवेट लिमिटेड को। कहां पर भेजे गए सर? डिलीवरी हुई है अहमदाबाद के अंदर, तो उस केस में क्या होगा? पीओएस विल बी, जहां पर टर्मिनेट हुआ, टर्मिनेट कहां पर हुआ? अहमदाबाद में हुआ है, तो बेसिकली गुजरात हो गया, तो एक तरफ महाराष्ट्र। सप्लायर का रेसिडेंस क्या है? सप्लायर का एड्रेस क्या है? महाराष्ट्र, और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? अहमदाबाद, मतलब गुजरात। तो दो अलग स्टेट्स, मतलब कि इंटर स्टेट इसमें लग जाएगा, आईजीएसटी लग जाएगा। अगला पॉइंट आता है सर बिल टू शिप टू मॉडल। आराम से इसको समझेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है भाई। अब 10(1)(b) में बात करता है बिल टू, तो बी का मतलब बिल टू शिप टू, बी का मतलब बिल टू शिप टू। ओके, अप्लाइज टू जहां पर भी ट्रिपराइट ट्रांजैक्शन होगा, मतलब भाई जहां पे भी 3 लोग इन्वॉल्व हो गए उस केस में बात होगा। होता क्या है बेसिकली समझो, सप्लायर ए है, सप्लायर ए है, ए ने क्या करा भाई? ए ने बी के बोलने पर, ए और बी के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, ए ने बी के बोलने पर सी को गुड्स बेचे, तो ए ने सी को गुड्स भेजे, ठीक है, ए ने भेजे गुड्स। किसको भेजे गए हैं? सी को भेजे गए हैं बी के बोलने पर, और बी को बेचे हैं। समझो, मतलब बेसिकली ट्रांजैक्शन क्या हुआ? ए था, मान लो मैं इसको अपन नाम दे देते हैं, इसका नाम है हमजा, ठीक है, इसका नाम है हमजा। अब हमजा ने रहमान को गुड्स बेचे हैं, किसके बोलने पर? एसपी के बोलने पर, ठीक है, मतलब हमजा भाई ने क्या करा है? रहमान को गुड्स भेजे हुए हैं, किसके बोलने पर? एसपी असलम के बोलने के ऊपर। अब क्या होता है, जो हमजा भाई है, हमजा के एक्चुअल ट्रांजैक्शन तो किसके किसके बीच में हुआ? एक्चुअल जो हमजा इनवॉइस बनाएगा वो तो किसको बनाने वाला है? एसपी असलम को बनाने वाला है, बिकॉज ओरिजिनल बायर कौन है उसका? एसपी असलम है, लेकिन भेजे किसको गए हैं? रहमान डकैत को भेजे गए हैं। तो अगर मैं सेक्शन 10(1)(a) अप्लाई करता हूं, जो बोलता है जहां पर भी मूवमेंट टर्मिनेट होगा, जहां पर भी मूवमेंट टर्मिनेट होगा, तो उस केस में तो क्या होगा सर? उस केस में तो मान लो कि जो सप्लायर ए है, मतलब हमजा है, वो भी न्यू दिल्ली का है, ये जो रहमान डकैत है वो भी न्यू दिल्ली का है, तो इन दिस केस बी टू सी, तो इस केस में क्या होगा सर? इस केस में जो सप्लाई होगी मेरी, इसके जो सप्लाई होगी मेरी, वो कैसी होगी सर? जहां पर भी मूवमेंट एंड होता है, मतलब 10(1)(a) वाली सप्लाई होगी, बिकॉज जहां पर मूवमेंट एक्चुअल में एंड हुआ, जहां पर मूवमेंट टर्मिनेट हुआ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि रेसिपिएंट का एड्रेस क्या था, मुझे फर्क पड़ता है कि टर्मिनेट कहां पे हुआ। तो एक प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? एक प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पर हमजा ने रहमान को भेजे, बेचे नहीं, भेजे गुड्स, ठीक है, वो बन जाएगा एक प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है, जो कि कहां पे बनेगा? दिल्ली के अंदर बनेगा, ठीक है, दिल्ली से दिल्ली में बेचा, मतलब कि क्या होगा सर? सेम यूटी के अंदर है, इस कारण से क्या हो जाएगा? इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है? एक्चुअल में इनवॉइस किसको गई होगी? एक्चुअल में तो गई होगी इनवॉइस एसपी असलम को, बिकॉज किसके बोलने पर भेजे गए थे? तो भाई बेचे किसको गए थे? एक्चुअल में तो एसपी असलम को बेचे गए थे। तो इस केस में क्या हो गया? 10(1)(b) के हिसाब से, 10(1)(b) के हिसाब से, 10(1)(b) दैट इज बिल टू शिप टू, 10(1)(b) के हिसाब से हमजा और एसपी असलम के बीच की जो सप्लाई होगी, हमजा और एसपी असलम के बीच की जो सप्लाई होगी, उसको मैं एक डीम्ड सप्लाई मान लूंगा। भले ही वहां पर गुड्स एक्चुअल में नहीं ट्रांसफर हुए हैं, लेकिन बिकॉज उस इंसान को एक इनवॉइस बनी होगी, तो मैं उस पर भी एक पीओएस चार्ज करूंगा। मैं क्या मानूंगा भाई? ए और बी के बीच में एक डीम्ड सप्लाई हुई है, और पीओएस क्या बन जाएगा? हरियाणा, मतलब प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ दैट रेसिपिएंट। रेसिपिएंट का मतलब थर्ड पार्टी का जो भी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा, उसको मैं मान लूंगा कि क्या है ये, उसको मैं मान लूंगा कि ये क्या है? ये एक तरीके से एक सप्लाई हुई है, डीम्ड सप्लाई हुई है। ओके, तो बेसिकली एक जो दो सप्लाई होगी, पहले अपन बात कर लेते हैं इसकी, राइट। सप्लाई 1 की अगर मैं बात करूं, तो सप्लाई 1 में जैसे कहा, दिस इज सप्लायर ए हमजा और दिस इज सप्लायर बी एसपी असलम, ठीक है। तो हमजा ने जो एक्चुअल में क्या बनाया है? एक बेचे है गुड्स, वो किसको बेचे हैं? एसपी असलम को बेचे हुए, तो एक प्रिंसिपल सप्लाई होगी, ठीक है।
दिस इज द प्रिंसिपल। इस केस में क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द प्रिंसिपल प्लेस सप्लाई ऑफ द, किसका, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द थर्ड पर्सन, ठीक है, विच इज एसपी असलम। और जो दूसरी होगी जिसमें कि क्या हुआ है, जिसमें कि हमजा ने भेजे हैं गुड्स, किसको भेजे हैं, रेसिपिएंट को भेजे, तो इस केस में एक और एक सप्लाई बनेगी, सप्लाई 2 विच इज 10(1)(a) के हिसाब से बनेगी, जिसमें कि कौन बनाएगा बिल, किसको गए हैं, एसपी असलम से गए हुए हैं, किसको गए हुए हैं, रहमान को गए हुए हैं, ठीक है, रहमान को गए हुए हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वही वाला गेम जहां पर भी गुड्स टर्मिनेट हुए, द मोमेंट वेयर द गुड्स टर्मिनेट। समझा? ओके, आगे बढ़े। यस, तो जो 10(1)(a) का जो ट्रांजेक्शन होगा ना, वो एक्चुअल में इन दोनों के बीच का ट्रांजेक्शन होगा, इन दोनों के बीच का, ठीक है। तो एक इनवॉइस यहां बनेगी और एक इनवॉइस यहां बनेगी। आगे बढ़ते अपन लोग। यस, अच्छा, चलिए अब बात करता है भाई जहां पर कोई मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं हो रहा, मतलब फॉर एग्जांपल मैं यही खड़ा था, मेरे पास में एक सामान पड़ा हुआ था, मैंने बोला देख भाई मैं इस चीज को मूवमेंट नहीं करने वाला हूं, मेरे पास में कुछ मैं घर चेंज कर रहा हूं फॉर एग्जांपल, या फिर मैं मेरा ऑफिस चेंज कर रहा हूं, मेरे पास में कुछ चीजें पड़ी हुई है और आप उस नए ऑफिस में आ रहे हो, तो आप वो चीजें भी, वो एसेट्स भी यूज करने वाले हो, तो उस केस में क्या हो गया, वो जो गुड्स है मेरे पास में, जो पड़े हुए गुड्स है, मैं बोल रहा हूं यार इनको मैं यूज नहीं करने वाला, तू यूज करना है तो तू कर ले, मेरे को इतना कंसिडरेशन पे कर देना, इतना कंसिडरेशन पे कर देना। इस केस में क्या होगा, इस केस में सिंपल सा पॉइंट है सर, जहां पर भी मैं डिलीवरी दे दूंगा, इस केस में देखो, इस केस में मूवमेंट तो टर्मिनेट नहीं हो रहा, लेकिन जिस भी जगह पर डिलीवरी दे दी जाएगी उस जगह को मैं बोल दूंगा कि हाँ भैया ये क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई हो गई। सिनेरियो 3 अपन पढ़ लेते हैं, इसके अंदर अपने को बड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे। न्यूटन प्राइवेट लिमिटेड ने क्या करा भाई, लीज करी हुई है मशीन ग्रेविटी को, ठीक है। 12 महीने बाद में क्या हुआ, ग्रेविटी ने भैया जो मशीन है न्यूटन से खरीदी ली, कोई मूवमेंट नहीं हुआ और सोल्ड इज एज इज वेरियस बेसिस पर, मतलब जहां पर खड़ी है वैसे बेच दिया, एज इज वेरियस बेसिस पर बेच दिया गया है। तो उस केस में क्या होगा, ऑब्वियसली जो न्यूटन भाई अपने दिल्ली के है, नोएडा में ग्रेविटी भाई रहते हैं, ठीक है, न्यूटन ने ग्रेविटी को बेचा हुआ है, और क्या बोलते हैं इस केस में क्या हो जाएगा, जहां पर भी डिलीवरी हुई है, डिलीवरी कहां पर हुई है, नोएडा में हुई है, तो इस कारण से अपन क्या बोल देंगे, नोएडा यूपी बन जाएगा मेरा पीओएस। और इस कारण से अगर मैं सप्लायर का एड्रेस देखो, सप्लाई का लोकेशन क्या है, न्यू दिल्ली, और नोएडा यूपी के अंदर आता है विच इज प्लेस ऑफ सप्लाई, तो इस कारण से ये इंटरेस्टेड बनेगा। आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अगला, गंगाधर जो है भाई उसने एक ब्रांच ओपन करी है गुड़गांव के अंदर, ठीक है, हरियाणा में, और उसने प्री इंस्टॉल्ड फर्नीचर एक बिल्डर से खरीदा हुआ है, एक बिल्डर से प्री इंस्टॉल्ड फर्नीचर खरीदा हुआ है, कोई भी मूवमेंट ऑफ ट्रांसफर नहीं हुआ फर्नीचर का। तो इन दिस केस किस जगह पे खरीदा है, गुड़गांव में खरीदा, ठीक है, किस जगह पे खरीदा है, गुड़गांव में खरीदा, तो डिलीवरी कहां पर हुई होगी, गुड़गांव में हुई होगी, मतलब जो पीओएस होगा वो तो गुड़गांव आ जाएगा। लेकिन मेरे गंगाधर भाई का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, मुंबई है, तो यहां पे क्या होगा सर, गुरुग्राम इंटरेस्टेड आईजीएसटी आ जाएगा। बेसिक लॉजिक वो वाला लगाना दो चीजों का, मैंने बोला ना, सप्लायर का लोकेशन और मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई, वो कहां पर है, वो बहुत मैटर करता है। आगे बढ़ जाते हैं अपन लोग। ओके सर, बात कर लेते हैं नो मूवमेंट ऑफ गुड। अगर कोई मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं हो रहा तो उस केस में क्या होगा, जहां पर भी कोई मूवमेंट ऑफ गुड्स तो नहीं हो रहा, लेकिन या फिर मूवमेंट हो भी रहा है, लेकिन यहां पर आप कट करके लिख देना भाई, इसको क्या लिखोगे, यहां पर अगर अनरजिस्टर्ड रहेगा, ठीक है। अब मान लो क्या बोल रहा है भाई, पॉइंट क्या है बेसिकली, अगर आप जिस रेसिपिएंट से ले रहे हो, आप जिस रेसिपिएंट को दे रहे हो, अगर वो बंदा क्या रहा, अनरजिस्टर्ड पर्सन रहा, वेयर द सप्लाई इज मेड टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, एंड द एड्रेस ऑफ सच पर्सन इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइसेस, तो देखा जाएगा दो चीजें। अगर अनरजिस्टर्ड को है तो दो चीजें देखोगे, क्या आपके पास में उसका लोकेशन है ऑफ रेसिपिएंट है, क्या आपके पास में उस बंदे की लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है या नहीं। तो भैया अगर आपके पास में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है तो लोकेशन एज पर द एड्रेस ऑफ द अनरजिस्टर्ड पर्सन रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, तो आप देखोगे कि भाई मेरे पास में उस बंदे की लोकेशन है क्या, अगर होगी मेरे पास में उसके बंदे की लोकेशन तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैं क्या करूंगा, मैं उसकी लोकेशन को मान लूंगा, हाँ कि भैया ये मेरी प्लेस ऑफ सप्लाई, सॉरी ये मेरा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई, और फिर अपन सप्लायर की लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई को जज कर लेंगे। पहला चीज, अगर मान लो कि मैंने किसको भेजा हुआ है, अगर मान लो कि मैंने बेचा हुआ है अनरजिस्टर्ड पर्सन को, लेकिन उस केस में भी उसके पास में मेरे पास में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, किस चीज का रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास में कोई भी एड्रेस का रिकॉर्ड नहीं है उस बंदे के, तो इस केस में क्या होगा सर, लोकेशन ले लूंगा मैं सप्लायर की ही, मतलब सप्लायर खुद अपनी लोकेशन के हिसाब से डाल करके, अगर एलओआर अवेलेबल नहीं है तो भाई यही, तो फिर इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में एलओएस लोकेशन ऑफ सप्लायर विल बी योर पीओएस, ठीक है। तो अगर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, वही ले लेंगे। अगर सिर्फ उसने कोई स्टेट भी मेंशन कर दिया कि मैं इस स्टेट में रहता हूं तो भी मैं ले लूंगा, हाँ, लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, कोई भी चीज यहां पर मेरे पास में नहीं है, तो मैं क्या चीज ले लूंगा, लोकेशन ऑफ द सप्लायर ले लूंगा। ओके सर, आगे बात करें, इसमें ही मैं आपको एक बार अच्छे से वापस से पूरा बता देता हूं क्या है सर।
10(1) बेसिकली बात करता है कि जब कभी भी मैं कोई भी गुड्स बेचूंगा, किसको, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर मैं गुड्स बेचूंगा, तो उस केस में क्या होगा, अगर मैं सप्लाई कर रहा हूं किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, उसका एड्रेस मेरे पास में अगर रिकॉर्डेड है इनवॉइस के अंदर, तो इन दैट केस आई विल टेक लोकेशन ऑफ दैट अनरजिस्टर्ड पर्सन जो भी मेरे पास में इनवॉइस में रिकॉर्डेड होगी। भले ही अगर मेरे पास में सिर्फ स्टेट का नाम भी रिकॉर्डेड है, तो मुझे तो भाई सिर्फ स्टेट के नाम से भी मेरा काम हो जाएगा, बिकॉज स्टेट वाइज जाता है, सिटी वाइज तो जाता ही नहीं है क्रेडिट। तो मैं स्टेट का नाम डाल करके क्या ले लूंगा, मैं उस हिसाब से सीजीएसटी या फिर एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी पे कर दूंगा, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर मेरे पास में उस रेसिपिएंट का कुछ भी अवेलेबल नहीं है, मतलब आप किराना दुकान वाले बंदे हो भाई, समझो आप किराना दुकान वाले बंदे हो, अब भैया किराना दुकान वाले बंदे हो, आप जाकर के क्या हर बंदे से जो आपके इसमें कुछ सामान लेने के लिए आएगा, क्या आप उसको पूछोगे भाई कहां से आए हो बताओ, भाई कहां रहते हो बताओ, क्या तुम ये सारी चीजें करोगे, क्या नहीं करोगे। आप तो क्या करोगे, आप देखोगे कि मेरे को इसका एड्रेस पता है कि नहीं, क्या इसने मुझे जब इनवॉइस बनवाने का बोला तब इसने मुझे एड्रेस बताया कि नहीं, अगर बताया तो उसके एड्रेस के हिसाब से आईजीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा, और अगर कुछ भी नहीं बताया तो मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा, मैं बोलूंगा कि भाई मेरी लोकेशन क्या है। ओके अच्छा, अब इसी को ही लेकर एक और एक पॉइंट आता है भाई ई कॉमर्स वाला, फटाफट से इसकी बात कर लेते हैं। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ये क्लैरिफिकेशन 2024 के अंदर आया था, इसके ऊपर क्वेश्चन भी है एक नीचे बहुत प्यारे तरीके से, उसको अपन समझिए, लेकिन अभी आप इसकी बात कर लो। ओके एग्जांपल क्या बोलता है दोस्त, मान लो ठीक है, जस्ट इमेजिन कि आपने अपनी गर्लफ्रेंड को क्या करा, अमेजॉन से कुछ गिफ्ट्स भिजवाए, आपने अपनी गर्लफ्रेंड को अमेजॉन से कुछ गिफ्ट्स भिजवाए। ओके सॉरी मेरी गलती हो गई, मैंने शायद गलत एग्जांपल दे दिया, वापस से चालू करता हूं। लेट्स इमेजिन यू हैव अ गर्लफ्रेंड इन द फर्स्ट प्लेस। ओके ठीक है सॉरी। तो भाई पॉइंट बेसिकली पॉइंट क्या है कि यार अगर आपने अपने किसी भी फ्रेंड के लिए कुछ, मान लो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपने भिजवाए हैं अमेजॉन से, ऑर्डर करें, ठीक है, आप कहां पर रहते हो, आपका बिलिंग एड्रेस था ना, आप रहते हो इंदौर के अंदर, इंदौर एमपी में, और आपकी जो महिला मित्र है मान लीजिए कि वो रहती है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, आपने वहां पर भिजवाए हुए प्रोडक्ट का आप डिलीवर हुए हैं मुंबई महाराष्ट्र में। तो जो अमेजॉन की इनवॉइस होगी, आप खुद सोचो, अमेजॉन की जो इनवॉइस होगी उसके अंदर दो चीजें आएगी, एक होगा बिलिंग एड्रेस, उसके अंदर तो एड्रेस होगा इंदौर एमपी का एड्रेस होगा, एक होगा डीए डिलीवरी एड्रेस, जहां पे किसका एड्रेस होगा, मैडम का, ठीक है, मतलब मुंबई महाराष्ट्र वाला। तो अब देखा जाएगा कि भाई आप जो हो, ऑब्वियसली यू आर नॉट रजिस्टर्ड पर्सन, इस कारण से अपन इस चीज की बात कर रहे हैं ना, अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा, तो एक क्लैरिफिकेशन आया स्पेशली फॉर द ई कॉमर्स ऑपरेटर्स कि इस केस में जहां पर कि बिलिंग एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस दो अलग लोकेशंस होगी, उस केस में आप क्या करना, आप लोग क्या ले लेना भाई, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द डिलीवरी लोकेशन, कहां पर एक्चुअल में डिलीवर हुआ। बिकॉज देखो सिंपल सा पॉइंट, बिल कैसे भी हुआ हो यार, बिल कैसे भी हुआ हो, वो किस जगह पर जाकर के कंज्यूम होने वाला है, कंज्यूम कहां पर होगा, वो तो मुंबई में कंज्यूम होगा ना, भले ही बिल हुआ हो कहां से, इंदौर एमपी से, लेकिन अगर मुंबई में वो कंज्यूम होने वाला है तो अपन मुंबई का एड्रेस मान लेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, यस सर। अब बात कर लेते हैं हम लोग, अगर मान लो कि मेरे जो गुड्स है वो इंस्टॉल होने वाले हैं या फिर असेंबल होने वाले हैं साइट पर, तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, जिस भी जगह पर वो असेंबल या फिर इंस्टॉल होने वाले हैं, मैं उस जगह को, उस साइट को ही मान लूंगा कि दिस विल बी माय प्लेस ऑफ सप्लाई, राइट, यस सर। आगे बात कर लेते हैं, चलो आ जाओ। ऑब्वियसली ये एक कॉम्पोजिट सप्लाई है, तो प्रिंसिपल सप्लाई तो क्या होगी, प्रिंसिपल सप्लाई उस गुड्स की होगी। इंस्टॉलेशन असेंबली तो क्या है, सिर्फ एक एडिशनल एंसिलरी सर्विसेज आप दे रहे हो, तो जो आपको रेट लगने वाला है, सब कुछ जो लगने वाला है वो किसके हिसाब से लगेगा, दिस प्रिंसिपल प्लेस ऑफ गुड्स के हिसाब से आपको लगने वाला है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने दो एग्जांपल लिए है, मिस्टर घुम प्राइवेट लिमिटेड जो है भाई, इन्होंने मशीन बाय करी हुई है धूम प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि इंस्टॉल होने वाली है उनकी नोएडा फैक्ट्री के अंदर। अब बाय किसने करी है, घुम ने, सॉरी सप्लायर कौन है, धूम है, सप्लायर कौन है, धूम है, न्यू दिल्ली। और आप कहां पर रहते हो, इंस्टॉलेशन कहां पर होने वाला है, नोएडा, तो नोएडा साइट ऑफ इंस्टॉलेशन है, इंटरेस्टेड आ जाएगा, बिकॉज नोएडा और दिल्ली के हिसाब से। नाउ प्योर रिफाइनर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है, किसका कॉन्ट्रैक्ट किया है, मोगली को, फॉर मशीन असेंबल होने वाली है उनकी रिफाइनरी इन कच्छ। तो ऑब्वियसली कच्छ में क्या होने वाली है, कच्छ में आपकी होने वाली है, कच्छ में आपकी वो असेंबल होने वाली है, और क्या बोलते हैं इसकी, इसीलिए आपका जो साइट ऑफ असेंबली है वो कच्छ गुजरात है, इसी कारण से आपका इंटरेस्टेड लग जाएगा, आईजीएसटी महाराष्ट्र नहीं आएगा, बिकॉज इंस्टॉल कहां पर हुई है, वो कच्छ में इंस्टॉल हुई है। ओके आगे बढ़ लेते हैं हम लोग सर। अगला पॉइंट आता है सर अपना, अगर मैंने कोई भी गुड्स सप्लाई करे हुए बोर्ड कन्वेंस करते हुए, मतलब बेसिकली, मतलब इसका मतलब क्या हुआ पता है, तो आपको सी वाला पॉइंट बहुत बढ़िया तरीके से हम समझाते हैं। आप जब भी ट्रैवल करते हो तो आपने देखा होगा कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे होते हो ना, तो एक चाय वाला आता है, चाय 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 चाय, ये वड़प, अरे भाई मेरे अंदर का वो ठीक है, वो निकल गया, ओके वेंडर निकल गया मेरे अंदर का, ठीक है। तो ये जो वड़ा पाव बेचने वाले हैं, चाय बेचने वाले हैं यार, ये लोग तो, इनका तो कोई एक्चुअल में परमानेंट प्लेस है नहीं एक तरीके से, अगर देखा जाए, अगर ये कन्वेंस में चढ़े हैं राइट, और आपको चाय 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 कर रहे हैं, या फिर अगर ये वड़े पे कर रहे हैं, तो इनका कोई पर्टिकुलर प्लेस ऑफ बिजनेस तो इस समय पर है नहीं। अगर ये आपको उसके दौरान कुछ बेच रहे हैं और अगर ये रजिस्टर्ड है, तो इनका प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पर आएगा, तो इनका प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर कोई भी आप किसी भी कन्वेंस में, अगर आप किसी भी
कई बार आप अगर से ट्रैवल कर रहे हो, किसी भी कन्वेंस में जा रहे हो, तो उस केस में क्या आता है प्लेस ऑफ सप्लाई, चाहे वो कोई भी ट्रेन हो, मोटर व्हीकल हो, एयरक्राफ्ट हो या फिर वेसल हो, तो उस केस में जहां से भी वो कन्वेंस बोर्ड हुआ होगा, मतलब जहां से भी वो गुड्स चढ़ा होगा, जहां से भी वो गुड्स चढ़े होंगे उस ट्रेन के अंदर, उस गाड़ी के अंदर, उस जगह को अपन पकड़ लेंगे। ओके, अच्छा यहां पे बात कर लेते हैं अपन एग्जांपल की। एग्जांपल क्या बोलता है, जो मौर्य है भाई उसने बोर्ड करा है, एक मौर्य नाम का बंदा है भाई, वो बोर्ड करा है दिल्ली कोटा ट्रेन के अंदर न्यू दिल्ली से, ठीक है। उसने सेल करा हुआ है, क्या गुड्स बेचे हुए हैं दिल्ली के, टेकन ऑन दिल्ली एंड बोर्ड, मतलब जो दिल्ली में जो गुड्स चढ़े थे उनको उसने एक फेलो पैसेंजर को बेचा हुआ है, लेकिन कहां बेचा हुआ है, जयपुर में बेचा हुआ है, ठीक है, जयपुर में जाकर के बेचा हुआ है, ट्रेन के अंदर ही बेचा हुआ। तो क्या होगा भाई, अपन सिंपल सा पॉइंट है, जहां से बोर्ड हुए थे, कहां से हुए थे, दिल्ली से हुए थे, अपन वो वाली प्लेस ले लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, ना कि ये जयपुर को, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। यस सर, इसमें कॉन्ट्रास्ट भी है प्लेस ऑफ सप्लाई और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, बट अपन इसको आगे जाकर के देखने वाले हैं, वी आर नॉट गोइंग टू टैकल इट राइट नाउ। ओके यस सर, मैंने सारे ही पांचों के पांचों पॉइंट्स पढ़ लिए हैं, इसको आगे जाकर के अपन बढ़िया तरीके से वापस से पूरा कंबाइन तरीके से रिवाइज भी करने वाले हैं। अभी मैं बात कर लेता हूं किस बारे में सर, सेक्शन 12 विच इज प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बारे में। ओके, अब सिंपल सा पॉइंट है, यहां पर ना दो कैटेगरीज में बांटा गया है, दो कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है सेक्शन 12 के अंदर एक जनरल रूल और फिर आते हैं 12 स्पेसिफिक रूल। तो देखो, जब भी आप अभी सप्लाई ऑफ सर्विसेज आएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज आपको तय करनी होगी, तो पहले आप क्या करोगे, आप पहले इन 12 स्पेसिफिक रूल्स को देखोगे। अगर आपने 12 स्पेसिफिक रूल्स देख लिए, अगर आपको ये 12 स्पेसिफिक रूल्स में नहीं समझ में आया, तो फिर ये चीज कहां पर जाएगी, उस जनरल रूल को अप्लाई कर लेंगे हम लोग। तो पहले समझ लेते हैं कि सर ये जनरल रूल क्या है, ठीक है। आ जाओ, जनरल रूल विच इज जनरल रूल जो कि कायम है भाई सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 के अंदर है, बोलता है भैया हर केसेस में आएगा, लेकिन स्पेसिफिकली जो ये 3 से लेके 14 तक के जो केसेस है, इनको छोड़ करके बाकी हर केस में आने वाले हैं ये जनरल रूल, उनकी बात कर लेते हैं। पहला देखो, मतलब जनरल रूल बेसिकली कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेसिक रूल क्या है, बेसिक रूल बोलता है कि अगर रेसिपिएंट जो है, अगर रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, इस पर बहुत दारोमदार है, इसके अंदर रेसिपिएंट पे बहुत दारोमदार है, ठीक है। अगर रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज B2B है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस है, अगर रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज बिजनेस टू बिजनेस है, तो देखा जाएगा कि मेरे पास में, अपने पास में जो GST लोकेशन है, ठीक है, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर की जो लोकेशन है वो क्या है, मतलब लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट एज पर द GST, पहला। दूसरा, अगर अनरजिस्टर्ड है लेकिन मेरे पास में उसका, ये तो अपने सुना सुना लग रहा है, 10(1) है, वैसा वाला सीन है कि अगर अनरजिस्टर्ड है, B2C है, लेकिन अगर उसका रेसिपिएंट का एड्रेस मेरे पास में है तो उसका रिकॉर्ड में ले लूंगा, ठीक है। दूसरा, अनरजिस्टर्ड है और कोई एड्रेस भी नहीं है तो मेरा खुद का लोकेशन। तो बेसिकली लोकेशन, 3 लोकेशन, पहला लोकेशन क्या बोलता है, B2B है तो मेरे पास में उसका लोकेशन का पक्का होगा, वो लोकेशन ले लूंगा, किसका, रेसिपिएंट का। दूसरा, अगर B2C है लेकिन सामने वाले का लोकेशन मुझे पता है, तो भैया मेरे रिकॉर्ड्स में जो भी उसका लोकेशन होगा वो ले लूंगा। और तीसरा, अनरजिस्टर्ड है और उसका कोई रिकॉर्ड्स भी नहीं है, मेरे पास में कुछ भी नहीं है, उसकी लोकेशन है ही नहीं अवेलेबल, तो उस केस में क्या करूंगा, मैं खुद की लोकेशन ले लूंगा। दिस इज द बेसिक जनरल रूल। कुछ नहीं समझेगा तब अपन इसकी बात करेंगे, लेकिन स्पेसिफिक रूल्स यहां पर दिए गए हैं, अपन उनकी आगे बात करने वाले हैं। पहले बात कर लेते हैं, मान लो भाई CA पुनीत, ठीक है भाई, खुद की तो थोड़ी सी तारीफ होना चाहिए कि नहीं। तो CA पुनीत साहब जो है, क्या है भाई, वो न्यू दिल्ली में रजिस्टर्ड है, उन्होंने सर्विसेज दी है किसको, चंपक प्राइवेट लिमिटेड को, जो कि नोएडा बेस्ड है। तो सिंपल सा पॉइंट है यार भाई, देखो अगर आप बेसिक केस देखोगे, मैं मान के चल रहा हूं कि ये दो सिनेरियो है, कहीं नहीं आ रहे हैं, ठीक है, इन पे 12 ही अप्लाई होने वाला है। तो इन दिस केस पुनीत भाई कहां के हैं रजिस्टर्ड, न्यू दिल्ली के, और जो चंपक है वो भी रजिस्टर्ड है यूपी का। तो दिल्ली यूपी, सप्लायर कौन, सप्लायर लोकेशन क्या है, दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, यूपी, इंटरेस्टेड, बात खत्म। दूसरा केस, पुनीत ने किसको दिया भाई, चंपक लाल के बाद में अब दिया है जेठालाल को, जेठालाल को सर्विसेज दी हुई जो कि जेठालाल अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में क्या होगा, पुनीत भाई रजिस्टर्ड, जेठालाल अनरजिस्टर्ड। लेकिन मैं मान के चलता हूं कि अगर मेरे पास में एड्रेस जेठालाल का होगा तो न्यू दिल्ली विल बी माय आंसर, तो अगर रिकॉर्ड होगा तो भाई POS विल बी न्यू दिल्ली, लेकिन अगर मेरे पास में रिकॉर्ड नहीं होगा तो मेरी खुद की लोकेशन विच इज गुड़गांव विल बी माय आंसर। आगे बढ़े, यस सर। अब बात कर लेते हैं सर इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर होटल अकोमोडेशन की। देखो, इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर होटल अकोमोडेशन में 3-4 पॉइंट बताए गए हैं, अपन फटाफट से उनकी बात कर लेते हैं, कौन से पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं। पहली बात, अगर मान लो कि मैंने कोई भी काम किया हुआ है डायरेक्टली ऑन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, या फिर इंटीरियर डेकोरेशन का कोई, मतलब कोई भी मैंने अगर काम करा हुआ है किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर, तो वो इसके अंदर आता है सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 के अंदर। क्या क्या ऐसी सर्विसेज हो सकती है सर, मैंने आर्किटेक्चरल सर्विसेज दी हुई है, इंटीरियर डेकोरेटर वाली सर्विसेज दी हुई है, सर्वेयर, इंजीनियर या फिर एस्टेट एजेंट वाली मैंने सर्विसेज अगर दी हुई है, एजेंसी वाली सर्विसेज दी होगी, तो उस केस में क्या होगा, मैं इसके अंदर फॉलो कर जाऊंगा, पहला। दूसरा, अगर मैंने किसी को राइट टू यूज ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी दिया हुआ है, मतलब फॉर एग्जांपल यार मैंने ना अकोमोडेशन दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैंने अकोमोडेशन दिया हुआ है किसी मैरिज या फिर रिसेप्शन के लिए, वो इसके अंदर आ जाएगा। मैंने होटल बनाई है, उसके होटल के मैं रूम्स बांटता हूं, ठीक है, रूम्स में देता हूं, तो होटल, इन, गेस्ट हाउस, होम स्टे, ये सारी चीजें अगर मैंने दी हुई है तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। इसके साथ में अगर मैंने कोई भी एंसिलरी सर्विसेज दी होगी तो वो भी इसका पार्ट बन जाएगा, बिकॉज ये एंसिलरी सर्विसेज विल बी अ कंपोजिट सप्लाई, राइट। अगर ऐसा कोई भी है जहां पर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी यूज हो रही है, उसका मैं राइट टू यूज दे रहा हूं, या फिर मैं उसमें कुछ आपको कुछ टाइम के लिए उसकी सर्विसेज, लॉजिंग सर्विसेज दे रहा हूं, या फिर मैं कुछ टाइम के लिए अगर आपको अकोमोडेशन सर्विसेज दे रहा हूं, जहां पर प्रॉपर्टी का राइट टू यूज आपको जा रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी की एक्चुअल में जो प्रॉपर्टी है वो मेरे नाम पर ही है, इन दिस केस क्या होगा,
इन दिस केस दो चीजें देखी जाएगी। पहला, अगर प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर ही लोकेटेड है, अगर वो प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर ही लोकेटेड है तो फिर मैं ले लूंगा लोकेशन एट विच द इमेबल प्रॉपर्टी इज बेस्ड। ठीक है, अगर वो इंडिया की प्रॉपर्टी है तो जहां पर भी वो प्रॉपर्टी लोकेटेड होगी वही हो जाएगा मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई, पहला। दूसरा, अगर मान लो वो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। अगर वो आउटसाइड इंडिया के अंदर है तो इंडिया ही आ जाएगा, मतलब दैट प्लेस ऑफ दैट प्रॉपर्टी विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। और अगर मान लो कि वो लोकेशन इंडिया के बाहर है, वो प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट मेरा आंसर आ जाएगा। राइट, इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया तो पीओएस विल बी लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट नॉट द प्रॉपर्टी लोकेशन। सर इसके दो एग्जांपल में छोटे-छोटे आपको दे सकता हूं यहां पर, ठीक है, एक दो एग्जांपल मैं इन दोनों के लिए दे देता हूं आपको। पहला एग्जांपल इसका समझो कि यार मान लो कि मैंने मैरिज गार्डन, अभी बहुत सारी शादियां हो रही है, मैंने मैरिज गार्डन किसी को अगर ऐसे ही रेंट पर दिया हुआ है तो उसकी जो भी मुझे सर्विसेज मिलने वाली है, भले ही मान लो कि मैं इंदौर में रहता हूं, ठीक है, ये जो मैरिज गार्डन है ये भी इंदौर, सॉरी मैं रजिस्टर्ड हूं मान लो कहां का, इंदौर का, लेकिन मेरी एक प्रॉपर्टी कहां पर है, मेरी एक प्रॉपर्टी मुंबई में है, महाराष्ट्र में, और शादी करवाने जो शादी के लिए जो आए लोग वो दिल्ली में है, मतलब दिल्ली का रेसिपिएंट सप्लायर इज ऑफ इंदौर, मेरी जो एक प्रॉपर्टी है विच इज इन मुंबई, तो उसके लिए अलग से मैंने एक रजिस्ट्रेशन लिया होगा। तो अब ये जो दिल्ली की पार्टी है ये मुंबई में शादी करने के लिए आई है, तो मुझे रेसिपिएंट की लोकेशन से फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे किस चीज से फर्क पड़ेगा, मेरी प्रॉपर्टी कहां पर लोकेटेड है, कहां पर लोकेटेड है भाई, मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। तो इस कारण से ये जो मैं चार्ज करूंगा मेरे लिए क्या बन जाएगा, पीओएस विल बी माय प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगी, मेरी मुंबई महाराष्ट्र बन जाएगी। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मान लो कि मैं इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज दे रहा हूं, मान लो कि मैं कौन सी सर्विसेज दे रहा हूं, ये आर्किटेक्चरल सर्विसेज दे रहा हूं या फिर इंटीरियर डेकोरेटर वाली सर्विसेज दे रहा हूं, लेकिन मैं बोला कि देख यार मैं वहां पर आ नहीं सकता बिकॉज ये जो प्रॉपर्टी है ना ये तो यार यूके में है, ठीक है, यूके में प्रॉपर्टी है, मैं वहां पे आ नहीं सकता, लेकिन जो रेसिपिएंट मुझे जो सर्विसेज ले रहा है वो बंदा मुंबई में रहता है, मैं कहां का हूं, इंदौर का, बंदा है मुंबई का, और वो कहां पे सर्विसेज चाहता है, यूके की प्रॉपर्टी के लिए। तो इन दिस केस क्या हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, तो उस केस में द लोकेशन विल बी लोकेशन ऑफ द recipient, the location of recipient which is Mumbai will be my location of the recipient which is my place of supply। और मैं कहां का हूं, सप्लायर की लोकेशन क्या है, सप्लायर की लोकेशन इज इंदौर, तो इस केस में क्या हो जाएगा, एक आईजीएसटी बन जाएगा। ओके, आगे बात करता हूं। सर अगर मान लो कि मेरी प्रॉपर्टी मल्टीपल स्टेट्स में अपोर्शनड है तो क्या होगा, मतलब मान लो कि मैंने भाई क्या करा, मेरे 3-4 जगहों पे मैं ताज होटल का मालिक हूं, ठीक है, मेरे ताज होटल का मालिक हूं और मैंने 3-4 दिनों का स्टे दिया हुआ है एक ही इंसान को कि भाई तो यहां पर भी स्टे कर ले, वहां पर भी स्टे कर ले, मैं देखो एक पैकेज दे देता हूं, मैंने एक पैकेज दिया हुआ है जहां पे कि मैं क्या बोल रहा हूं, लॉजिंग कर ले भाई होटल इन या फिर गेस्ट हाउस के अंदर। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, देखो बिकॉज मैं डे वाइज बांटता हूं, पूरे जो ट्रांजैक्शन होते हैं ना होटल के केस में डे वाइज नाइट वाइज बढ़ते हैं, तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ नाइट तो कितने कितने स्टेट्स में रुका है उस हिसाब से अपोर्शन कर लूंगा मैं उस मेजर बंडल्ड अमाउंट को। दूसरा, अगर कोई भी इमूवेबल अदर इमूवेबल सर्विसेज दे रहा हूं, अगर ऐसी वाली नहीं यहाँ पे मैं नंबर ऑफ डेज के हिसाब से बांट सकूं और 2 स्टेट में जा रहा है वो, तो उस केस में क्या होगा, मैं एरिया स्क्वायर फीट के हिसाब से बांट दूंगा, हर स्क्वायर फीट हर जगह पर कितना कितना स्क्वायर फीट में ट्रांजेक्शन जा रहा है वो मैं देखूंगा। ओके, अगर मान लो कि एक हाउस बोट है या फिर वेसल लॉजिंग करी है मैंने, मतलब मेरी वेसल है, मैं वहां पे सबको ऐसे रेंटल बेसिस पर देता हूं, तो उस केस में क्या होगा, वो कितना टाइम जो बोट थी वो किसी भी स्टेट के अंदर घूमी हुई है, किसी भी स्टेट की टेरिटोरियल वाटर के अंदर घूमी हुई है, उतना मेरे को टाइम स्पेंड निकाल करके उस हिसाब से बांटना पड़ेगा। यहाँ पे 2 केसेस है, एक जो मैंने आपको समझाया था अभी, मान लो ताज होटल है 30,000 रुपए का उसने बंडल कंसोलिडेटेड चार्ज करा हुआ है, दिल्ली में 2 नाइट रुके थे आप और आगरा में 1 नाइट रुके थे, तो कैसा 2:1 के रेशो में आपका ट्रांजेक्शन बढ़ जाएगा, दिल्ली में 20,000 रुपए जाएंगे, 10,000 रुपए जाएंगे यूपी के अंदर। अगला जो लैंड है भाई, अब मान लो मेरी जो लैंड है 20,000 स्क्वायर फीट की, ठीक है, उसमें से 12,000 जो है भाई वो स्टेट 1 के अंदर है, 8,000 जो है स्टेट 2 के अंदर है, और साइट कंस्ट्रक्शन किसने करा था, मुन्ना कंस्ट्रक्शंस ने करा हुआ था। तो इस केस में क्या होगा, पीओएस फॉर स्टेट 1 एंड स्टेट 2 3:2 के रेशो में बैठेगा और वैल्यू ऑफ पोर्शन होगा अकॉर्डिंगली इन द बोथ दी स्टेट्स। ओके, यस सर। तो बेसिकली देखो इसमें ना पॉइंट समझो आप, अगर बेसिक पॉइंट समझो, अगर उसने 2 अलग इनवॉइसेस ही चार्ज करी होती, अगर ताज ने 2 अलग इनवॉइसेस चार्ज करी हो कुछ किसी भी अमाउंट की, तो मुझे फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। दूसरा, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, अगर ताज और इस बंदे का, ठीक है, जो भी XYZ, ये मान लो कि कोई भी XYZ बंदा था, ठीक है, X बंदा था, अब X और ताज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्म्स डिसाइड हुई है, अगर टर्म्स डिसाइड हुए तो भैया वो टर्म्स के हिसाब से ही जाना, हमारा मत लेना। अगर आपको कुछ नहीं समझ रहा, टर्म्स भी डिसाइडेड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं है, तो फिर ये हमारे जनरल रूल्स आप इनको फॉलो कर सकते हो। तो दिस आर एडिशनल रूल्स, ऐसा नहीं है कि इनको आपको फॉलो करना ही है। ओके सर, सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 की बात कर लेते हैं भैया। रेस्टोरेंट, केटरिंग, ग्रूमिंग, फिटनेस, हेल्थ, ब्यूटी, ये 6 सर्विसेज अगर आपने दी होगी, ये 6 सर्विसेज जहां पर भी आपने दी होगी, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगी, जहां पर भी ये सर्विसेज एक्चुअल में परफॉर्म हुई होगी, चाहे वो B2C हो चाहे वो B2B हो, फर्क नहीं पड़ता, रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, जहां पर एक्चुअल परफॉर्म हुई वो देखा जाएगा। सर मतलब इसको समझाने के लिए क्या कर सकता हूं सर, मैं बात करता हूं सर, रेस्टोरेंट, केटरिंग, तो रेस्टोरेंट जाकर, अगर ऐसे एक्रोनिम है, रेस्टोरेंट जाकर
केटरिंग से खाकर, ग्रूमिंग से शेव कराकर अब मैं फिटनेस, ब्यूटी और हेल्थ पे ध्यान दूंगा। हमारे साथ में ऐसा होता है ना यार, हम बहुत उल्टी सीधी चीजें पहले खा लेते हैं, फिर हम सोचते हैं नहीं यार मुझे ग्रूमिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, फिटनेस पे ध्यान देना पड़ेगा, हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा और ब्यूटी पे ध्यान देना पड़ेगा, राइट। तो क्या है सर, रेस्टोरेंट जाकर, केटरिंग से खाकर, ग्रूमिंग से शेव कराकर अब फिटनेस, ब्यूटी और हेल्थ पे ध्यान दूंगा। अगर आप एक तरीके से देखो, आपके यहाँ पे बहुत सारी शादियां चल रही होगी, राइट, अभी शादियां बहुत सारी चल रही होगी, शादियों का सीजन चल रहा है। इस टाइम पे क्या होता है, मान लो कि भाई आप दूल्हे हो, ठीक है, आप दूल्हे हो, आप कहीं पर गए, आप अपने ससुराल गए, तो भैया सबसे पहले चीज क्या होती है, आपको फैमिली बार बार ना रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लेके जाती है, बार रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लेके जाती है। उसके बाद में आपकी जब शादी एकदम हो रही होती है, तो उस टाइम पे आप एक केटरिंग वाले को अपना पूरा बिजनेस दे देते हो कि भाई, केटरिंग वाले को दे देते हो कि भैया चल अच्छा अच्छा खाना बना के ला देना, ठीक है। दूसरा पॉइंट। तीसरा, ओहो भाई दूल्हा तो तैयार होगा ही, दूल्हा ग्रूमिंग पे ध्यान देगा, दुल्हन ब्यूटी पे ध्यान देगी, दूल्हा ग्रूमिंग पे ध्यान देगा, दुल्हन ब्यूटी पे ध्यान देगी, और ऑब्वियसली यार आपकी शादी होने वाली है, यू हैव टू बी फिट, यू हैव टू बी हेल्दी, यू हैव टू बी फिट, यू हैव टू बी हेल्दी। अगर ये सारी सर्विसेज है सर, अगर ये सारी सर्विसेज है, तो क्या होगा सर, उस केस में अपन क्या बोलेंगे, जहां पर भी एक्चुअली परफॉर्म हुई होगी। इसका एक और एक मेरे पास में एक बहुत बढ़िया सा लाइन है, अपन बोलेंगे आरसीबी फिट है जी। आरसीबी मतलब सर रेस्ट्रो, केटरिंग, ब्यूटी, फिट मतलब फिटनेस, एच से हेल्थ और जी से ग्रूमिंग। तो आरसीबी फिट है जी, आरसीबी फिट है जी भाई। आरसीबी से हमको एक ही नाम याद आता है, विराट कोहली बड़े ही फिट है, तो आरसीबी फिट है जी। यस सर। आगे बात करते हैं, मिस्टर दलसानी जो है भाई, इन्होंने डाइन करा हुआ है एट अ रेस्टोरेंट इन मुंबई व्हाइल ऑन अ बिजनेस ट्रिप। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कहां के हो, क्या हो, आपने डाइन इन कहां पे किया हुआ है, मुंबई में करा हुआ है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई। आगे बढ़ते हैं। यस, अब बात करते हैं भाई सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 की, जो की बात करता है ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज। अगर मान लो कि मैं ट्रेनिंग सर्विसेज अगर मैं दे रहा हूं, मतलब ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस मतलब ये पढ़ाना, कोचिंग देना, जो ट्रेनिंग हुआ ना, तो किसी भी चीज की अगर आपको ट्रेनिंग दी जा रही है, किसी भी चीज की अगर ट्रेनिंग दी जा रही है और वो एक रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है, तो इन दैट केस लोकेशन ऑफ दैट रेसिपिएंट, अगर वो सर्विसेज किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है तो लोकेशन ऑफ दैट रेसिपिएंट, और अगर किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है तो इन दैट केस जहां पर भी वो एक्चुअल में परफॉर्म हुआ होगा वो जगह मैं ले लूंगा, ठीक है। तो ट्रेनिंग सर्विसेज अगर आप एक रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो तो इन दैट केस लोकेशन आपकी रेसिपिएंट की, या फिर अगर आप एक अनरजिस्टर्ड हो तो इन दैट केस जहां पर भी एक्चुअल में परफॉर्म होगा सर्विसेज उस जगह को मैं ले लूंगा। यहां पे अपन एग्जांपल देख लेते हैं भाई। मिस्टर सुरेश जो है अनरजिस्टर्ड है, अटेंड करा उन्होंने इंग्लिश ट्रेनिंग विद एक्सीलेंट लिंग्विस्टिक्स न्यू दिल्ली के अंदर एट देयर दिल्ली सेंटर। कहां पे करा है, दिल्ली सेंटर पे। तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, पीओएस, अनरजिस्टर्ड के लिए पीओएस विल बी दिल्ली। परफॉर्म जहां पर एक्चुअल में सर्विसेज हुई है, ना कि नोएडा, ठीक है। अभी देखो आप एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको सोचो, क्यों इन्होंने ऐसा रखा गया होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ट्रेनिंग अप्रेजल सर्विसेज दे रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अगर आप रजिस्टर्ड हो ना, तो आप मेरे पास में अपना जीएसटी नंबर लिखवाओगे, जीएसटी नंबर भी लिखवाओगे, और आप आकर के मेरे पास में अपना एड्रेस भी लिखवाओगे। तो मेरे पास में आप रजिस्टर्ड हो, आपका एड्रेस मेरे पास में है, आप रजिस्टर्ड, आपका एड्रेस मेरे पास में है, इसलिए उसने क्या बोल दिया भाई, रजिस्टर्ड अगर पर्सन है तो उसका लोकेशन ले लियो, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ले लियो। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड है यार, तो दिमाग मत लगा, तू यार पढ़ाने पे ध्यान देना भाई, तू क्यों बाकी चीजों पे ध्यान देता है। तू एक काम कर, जहां पर तूने एक्चुअल में सर्विसेज परफॉर्म करी होगी ना, अगर अनरजिस्टर्ड लोग आए होंगे वहां पर, तो उनके लिए जहां पर एक्चुअल में सर्विसेज परफॉर्म हुई होगी उस जगह को मान लेना तेरा प्लेस ऑफ सप्लाई। बात खत्म, आगे बढ़े। यस सर। ओहो, अब बात कर लेते हैं सेक्शन 6 और सेक्शन 7, मतलब सेक्शन 12(6) और सेक्शन 12(7), दो चीजों की बात करता है सर, एडमिशन वर्सेस दी ऑर्गेनाइजेशन। पहले मैं एडमिशन की बात कर लेता हूं। मतलब मान लो भाई किसका कॉन्सर्ट करवाए, पहले तो ये सोचते, चलो कॉन्सर्ट है ढिंचैक पूजा का, ठीक है। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर ढिंचैक पूजा, तो कॉन्सर्ट है भाई, ढिंचैक पूजा का कॉन्सर्ट है। अब इस कॉन्सर्ट में क्या हुआ, अगर मान लो इस कॉन्सर्ट की एडमिशन फीस की बात होती है, मतलब आपको एडमिट करवाने की उसके अंदर, राइट, कॉन्सर्ट के अंदर एडमिट करवाने की जो फीस रहेगी, आपको उसके अंदर लेकर जाने की जो फीस रहेगी, वो किस तरीके से निकाली जाएगी। आप चाहे B2B हो, आप चाहे B2C हो, या आप B2 कोई भी हो, मतलब आप B2B हो, B2C हो, या फिर इवेंट आउटसाइड इंडिया क्यों ना हो रहा हो, हमको फर्क नहीं पड़ता भाई। ढिंचैक पूजा के लिए सब एक बराबर है, ढिंचैक पूजा के लिए सब एक बराबर है। तो जहां कहीं भी इवेंट हेल्ड हो रहा होगा, मतलब एडमिशन जहां पर भी इवेंट हेल्ड हो रहा होगा, आप तो वहीं पे एडमिशन कर रहे होगे ना, आप तो वहीं पर ही एंटर कर रहे होगे ना। तो एडमिशन टू एन इवेंट सेक्शन 12 सेक्शन 6 के हिसाब से, चाहे कुछ भी कोई भी बंदा हो, रेसिपिएंट कोई भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि भैया रेसिपिएंट कहीं का भी हो, मैं तो क्या लूंगा भैया, जहां पर भी इवेंट हेल्ड हो रहा होगा वो जगह ले लूंगा। लेकिन मान लो कि इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी कर रही है, मतलब ढिंचैक पूजा का जो हमारा कॉन्सर्ट होने वाला है उसका इवेंट मैनेजमेंट कोई एक कंपनी कर रही है। अब ये जो कंपनी है भाई, ठीक है, इस कंपनी का नाम है कैरी मिनाटी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है।
कैरी मिनाटी प्राइवेट लिमिटेड जो है भाई, ये क्या कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज दे रही है किसको, ढिंचैक पूजा को। तो उस केस में क्या होगा, कैरी मिनाटी बिकॉज दे आर द सर्विस प्रोवाइडर फॉर ढिंचैक पूजा का दिस क्या बोलते हैं कॉन्सर्ट, तो इन दिस केस क्या देखा जाएगा, देखा जाएगा कि अगर ढिंचैक पूजा की जो टीम है, ठीक है, इफ दे आर रजिस्टर्ड, तो देखा जाएगा लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट क्या है। अगर ढिंचैक पूजा रजिस्टर्ड है या फिर जो इवेंट होने वाला है वो आउटसाइड इंडिया होने वाला है, आउटसाइड इंडिया भाई बहुत बड़े फॉरेन कंट्री में हो रहा है, पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, तो उस केस में क्या देखा जाएगा, दो चीजें, अगर आप रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है या फिर इवेंट आउटसाइड इंडिया है, तो इन दैट केस देखा जाता है लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट क्या है। और अगर सामने वाला रेसिपिएंट ऑब्वियसली ढिंचैक पूजा मुझे लगता है कि अनरजिस्टर्ड होगी, तो इन दिस केस क्या होगा, इन दिस केस वेयर द इवेंट इज हेल्ड, जहां पर भी इवेंट हेल्ड हो रहा होगा वो देखा जाएगा। तो एडमिशन फीस क्या होती है, एडमिशन मतलब एंट्रेंस, तो एंट्रेंस तो भैया कहां पर हो रही है, एक इवेंट के अंदर हो रही है, तो जहां पर भी इवेंट हो रहा होगा फर्क नहीं पड़ता भैया, वो जगह हो जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन टीम है, ठीक है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, अगर वो कर रही है, तो उस केस में क्या होगा सर, यहां पर दो चीजें देखी जाएगी कि क्या वो B2B रजिस्टर्ड पर्सन है जो जिसका इवेंट है, या जो इवेंट सर्विसेज ले रहे हैं, क्या वो B2B पर्सन है, या फिर क्या इवेंट आउटसाइड इंडिया हो रहा है। अगर इवेंट आउटसाइड इंडिया हो रहा है या फिर B2B पर्सन है, तो इन दैट केस लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। अगर इन एनी अदर केस अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन हो आप, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इवेंट वेयर द इवेंट इज बीइंग हेल्ड। ओके, यहां पर बात कर लेते हैं भाई एक मेगा इवेंट, जो कि मेगा इवेंट जो न्यू दिल्ली के है, उन्होंने क्या करा है सर, ऑर्गेनाइज करा हुआ है अवार्ड फंक्शन, ठीक है, शाह डायमंड लिमिटेड मर्चेंट का इवेंट कहां पर हो रहा है, मुंबई के अंदर हो रहा है। तो पहला देखा जाएगा कि जो शाह डायमंड है वो रजिस्टर्ड है कि नहीं, तो पीओएस विल बी अहमदाबाद, बिकॉज हम लोग मान के चल रहे हैं कि जो शाह डायमंड है भाई वो रजिस्टर्ड है कहां पर, अहमदाबाद के अंदर। ओके, दूसरा सेम फैक्ट रखते हैं, लेकिन अगर इवेंट हो रहा है मॉरिशस के अंदर, आउटसाइड इंडिया हो रहा है, तो ऑब्वियसली रेसिपिएंट इज स्टिल रजिस्टर्ड इन गुजरात, तो भाई पीओएस विल बी स्टिल अहमदाबाद गुजरात ओनली। हाँ, लेकिन एक तीसरा केस, मान लो शाह डायमंड मर्चेंट है, ही इज नॉट रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वेयर द इवेंट इज बीइंग हेल्ड व्हिच इज मुंबई महाराष्ट्र विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई देन। ओके, यस सर। बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की, व्हिच इज योर सेक्शन 12 सेक्शन 8 व्हिच टॉक्स अबाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में क्या होता है सर, आप समझो, सर्विस रिसीवर कौन है, रिसीवर इज वो बंदा जो कि जीटीए सर्विस अवेल कर रहा है। ट्रांसपोर्टर जो है ना, ट्रांसपोर्टर जो है, ठीक है, ट्रांसपोर्टर जो है भैया वो यहां पे सर्विस प्रोवाइडर है, और सामने वाला बंदा क्या है, सर्विस रिसीवर है, ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है। अब अगर जो रेसिपिएंट है वो एक B2B बंदा है, अगर वो एक B2B बंदा है, तो इस केस में लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट अपन ले लेंगे। लेकिन अगर सामने वाला बंदा B2C है, तो जहां पर भी मैं ट्रांसपोर्टर हूं, तो मुझे जहां पर भी गुड्स आकर के मिले भाई, जहां पर भी मेरे को हैंडओवर हुए हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मैं उस जगह को, उस प्लेस को ले लूंगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। और तीसरा, अगर गुड्स आउटसाइड इंडिया जा रहे हैं, तो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन क्या है उन गुड्स की, जहां पर भी डेस्टिनेड है वो जगह मैं ले लूंगा। तीन केसेस, सिंपल सा पॉइंट है ट्रांसपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। अगर ट्रांसपोर्टर है, ट्रांसपोर्टर अगर भाई सर्विसेज दे रहा है, काय की ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दे रहा है, किसको, किसी भी बंदे को, ठीक है, तो वो दो तीन चीजें देखेगा। पहला देखेगा कि यार देखो क्या ये बंदा रजिस्टर्ड है क्या, अगर रजिस्टर्ड होगा तो इसने मेरे को अपना जीएसटी नंबर लिखवाया होगा, एड्रेस लिखवाया होगा, वो एड्रेस वो जीएसटी नंबर वही मेरे लिए क्या हो जाएंगे, वही मेरे लिए सब कुछ है, उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ है ही नहीं। मतलब भाई वो लोकेशन ही मेरे लिए बन जाएगी, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। दूसरा केस, अगर सामने वाला बंदा अनरजिस्टर्ड, ही इज नॉट रजिस्टर्ड, तो क्या होगा सर, अगर वो बंदा अनरजिस्टर्ड है, तो हो सकता है उसने मुझे कुछ उसके बारे में डिटेल्स ना दी हो, लेकिन मुझे एक चीज तो पता होगी कि यार मुझे वो गुड्स मिले कहां से है, हैंडओवर कहां पर हुए हैं, तो मैं हैंडओवर वाली लोकेशन ले लूंगा। और तीसरा पॉइंट था, जहां पर अगर आउटसाइड इंडिया है, तो जिस जगह पर है वो जाके मेरा डेस्टिनेशन विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, यहाँ पे दो केसेस अपन फटाफट पढ़ लेते भाई। मेसर सुखीराम जो है भाई दिल्ली रजिस्टर्ड है, उन्होंने कुरियर भेजा हुआ है वाया ब्लू एयर, तो ब्लू एयर इज योर सप्लायर एंड सुखीराम इज योर रेसिपिएंट, दोनों भी रजिस्टर्ड है। तो इस केस में क्या होगा, पीओएस विल बी सामने वाला लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट व्हिच इज दिल्ली। ओके, यस। अब बात कर लेते हैं बिंदिसार की, जो कि क्या है सर, बिंदिसार इज अनरजिस्टर्ड सर, बिंदिसार इज अनरजिस्टर्ड। इस केस में क्या होगा सर, इन्होंने एक कुरियर भेजा हुआ है अपने भाई को इन अमृतसर, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, अनरजिस्टर्ड है, मुझे मिला कहां पर होगा, गुड वेयर द गुड्स हैंडेड ओवर फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, कहां पर मिलोगे मेरे को, न्यू दिल्ली में हैंडओवर हुए होंगे, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैं वो जगह ले लूंगा। अगला इज नाउ द नेक्स्ट वन इज योर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। अगर पैसेंजर को मैं ट्रांसपोर्ट करवा रहा हूं, मतलब फॉर एग्जांपल इसका बेस्ट एग्जांपल इज योर रेड बस। रेड बस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन पूरा केस समझने वाले हैं। पहला, या फिर रेड बस भी नहीं भाई, ये है हीरा ठाकुर की, हीरा ठाकुर, ठीक है भाई, हीरा ठाकुर ट्रेवल्स, ठीक है, हीरा ठाकुर ट्रेवल्स एचटीटी। अब एचटीटी में क्या हुआ, हीरा ठाकुर ट्रेवल्स में क्या हुआ, ये अगर रेसिपिएंट को लेकर के जा रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली प्रोवाइडर कौन है, हीरा ठाकुर चला रहा है गाड़ी, सर्विसेज रेसिपिएंट कौन है, हम जैसे आम पब्लिक जो कि पैसेंजर है। अब इनके केस में समझो क्या होता है, अगर जो बंदा सर्विसेज ले रहा है वो एक रजिस्टर्ड बंदा है, तो ऑब्वियसली रजिस्टर्ड कहां से मालूम पड़ेगा, अगर उसने अपना जीएसटी नंबर दिया होगा, अगर उसने अपना लोकेशन दिया होगा, एड्रेस दिया होगा, तो भैया इन दिस केस आई विल टेक द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। बट इफ आई डोंट नो
who this person is, if I don't know who this person is, this guy is an unregistered person, तो सर उस केस में क्या होगा, जिस जगह से भी वो एम्बार्क करेगा, जिस जगह से भी वो बैठेगा फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी, मैं उस जगह को मान लूंगा कि भाई उस जगह से उसका प्लेस ऑफ सप्लाई शुरू हुआ है, राइट। तो एम्बार्क मतलब जहां से भी वो चढ़ा होगा उस कन्वेंस के अंदर, राइट। तो हीरा ठाकुर की बस थी, वो जा रही थी इंदौर से मुंबई, तो भैया पुनीत सुराजी वाले कहां से चढ़ा है, इंदौर से चढ़ा हुआ है, तो पुनीत सुराजी वाले का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, इंदौर बन जाएगा। बात खत्म, आगे बढ़े। यस सर। अगला, मान लो कि पुनीत सुराजी वाले ने क्या करा है, हीरा ठाकुर ऑनलाइन भी भाई बहुत बड़ा स्टार बन चुका है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हीरा ठाकुर साहब ने जो गाड़ी चलाते हैं ना, उनकी ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है, उनकी ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है। तो पुनीत साहब ने क्या करा, पुनीत भैया ने जाकर के क्या कर लिया है भाई, फ्यूचर पैसेज के लिए अभी से कर लिया, मतलब बहुत सारा कि भाई मेरे को यहाँ पे 3-4 जगह जाना पड़ सकता है, कुछ अभी क्लियरिटी नहीं है। फ्यूचर पैसेज के लिए एक उन्होंने ना पासेस खरीद लिए है, क्या कर लिए, पासेस खरीद लिए कि भाई मेरे को पासेस दे दो, मुंबई इंदौर में करता रहता हूँ, पासेस कर ले लिए है, अभी मेरे को बोर्डिंग पॉइंट अननोन है। तो क्या होगा इन दिस केस, अगर आपका बोर्डिंग पॉइंट अननोन है और आपने पासेस ले लिए, अगर ऐसा कुछ ले लिया, फॉर एग्जाम्पल IRCTC, ठीक है, IRCTC का आपने क्या ले लिया है, मंथली पास ले लिया है, ठीक है। मुंबई में मंथली पास चलता है। मंथली पास क्या होता है बेसिकली, कि आपने फॉर एग्जांपल अंधेरी से लेकर के दादर तक का आपने मंथली पास लिया, तो अंधेरी से लेकर के दादर तक के बीच में आप किसी भी स्टेशन से किसी भी स्टेशन तक के जा सकते हो। कब जा सकते हो, आप कभी भी जा सकते हो, किसी भी टाइम पे ट्रैवल कर सकते हो, उस एक मंथ के अंदर उसका एक मंथली पास बनता है। इन दिस केस आपका 12/9 में नहीं आएगा, आपका जनरल रूल अप्लाई होगा। अगर ऑब्वियसली अपने उसमें रेसिपिएंट का एड्रेस होगा तो ठीक, अगर नहीं होगा तो फिर सप्लायर का लोकेशन अपन ले लेंगे। दो चीजें, वो रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो उसका एड्रेस, अगर नहीं रजिस्टर्ड है तो मेरे पास उसका रिकॉर्ड है क्या, नहीं है, बात खत्म। अनरजिस्टर्ड है, रिकॉर्ड भी नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा सर, सप्लायर का लोकेशन, मतलब IRCTC का उस जगह का, उस डिवीजन का लोकेशन, ठीक है। अगला, अब पुनीत भाई ने हीरा ठाकुर के साथ में क्या करा, 11 तारीख को पुनीत भाई गए मुंबई में अपना काम करा और फिर 12 तारीख को वापस आ गए। तो क्या होगा, क्या मैं इसको एक जर्नी मान लूं, सिंगल जर्नी मान लूं, मुंबई इंदौर से लेकर इंदौर तक वैसे जर्नी मान लूं क्या, तो हमारा ये लॉ कहता है, हमारा ये सेक्शन कहता है कि नहीं भाई, इनको दो सेपरेट जर्नी की तरह ट्रीट करना। इवन दो बुक एक ही टाइम पर हुए होंगे, सेम ही PNR होगा, तो भी आप क्या करोगे, दो अलग टिकट मान करके काम करोगे, दो अलग तरीके के जर्नीज मान करके काम करोगे। पहली जर्नी चालू होगी इंदौर से मुंबई, जिसमें आप एम्बार्क करोगे इंदौर में, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी इंदौर। दूसरी जर्नी 12 तारीख को चालू होने वाली है मुंबई से इंदौर, जिसमें आप एम्बार्क करोगे मुंबई में, विच इज मुंबई से इंदौर, ठीक है। समझ में आया आपको, ओके। प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी योर मुंबई इन दैट केस। एग्जांपल अपन 32 का एग्जांपल ले लेते भाई, सॉरी एग्जांपल में 32 ले लेते अपन लोग फटाफट। क्या बोलता है भाई यहाँ पर, मिस्टर श्याम जो है भाई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, गुड़गांव के, बुक्स दिल्ली मुंबई दिल्ली के उन्होंने लिए है, ऑब्वियसली बहुत टिकट हुए हैं, एक ही टाइम पे इशू हुए, तो उस केस में क्या होगा भाई, आउटपुट सप्लाई दो मान ली जाएगी। पहला दिल्ली टू मुंबई, एम्बार्क कहां से हुआ है, दिल्ली से, इस कारण से दिल्ली आ जाएगा आपका। दूसरा जो रिटर्न जर्नी है मुंबई टू दिल्ली है, तो POS विल बी योर मुंबई, बिकॉज़ आप एम्बार्क कहां से हुए हैं, मुंबई से हुए हैं। एज आई सेड, आप दो डिफरेंट जर्नीज इसको मानते हो, राइट। आगे बढ़ लेते हैं। अब सर्विसेज अगर बोर्ड हो रही है इन अ कन्वेंस, सर्विसेज इफ द सर्विसेज आर बीइंग बोर्ड इन द कन्वेंस, हमने भी बात करी थी गुड्स की, कहां बात करी थी सर, 10(1)(5) के अंदर, 10(1)(E) के अंदर हमने बात करी थी गुड्स की। गुड्स के केस में क्या बात कर रहे थे, जब भी वो वड़ा पाव वाला, जब भी वो चाय वाला, जब भी वो चाय और वड़ा पाव उस ट्रेन के अंदर चढ़ेंगे, उस ट्रेन के अंदर चढ़ेंगे, बोर्ड करेंगे, उस टाइम पे अपन मान लेते हैं। लेकिन अगर सर्विसेज, सर्विसेज क्या दिखती है, सर्विसेज क्या बोर्ड करती है क्या, नहीं भाई, सर्विसेज बोर्ड नहीं करती। तो हम क्या मानेंगे कि यार सिंपल सा पॉइंट है, जहां से भी ये ट्रेन, ये गाड़ी, ये जर्नी शुरू हुई होगी, जो भी पहला शेड्यूल्ड पॉइंट होगा, फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर, जहां से भी डिपार्ट कर रही होगी, पहला शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर होगा उस कन्वेंस का, वो मान लिया जाएगा। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द B2B, चाहे B2C हो, चाहे B2B हो, चाहे B2C हो, मैंने तो दोनों को एक ही माना हुआ है। सेम रूल अप्लाई होगा हर किसी के लिए, सेम रूल अप्लाई होगा हर किसी के लिए, बात खत्म। मास्टर सर क्या बोल, मतलब सर मिस्टर राजधान ट्रेवल्स जो है भाई, ठीक है, उन्होंने क्या करा है, एयर जेट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं दिल्ली से मुंबई तक की। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि देखो भाई, आप पे टू वॉच वाला हमारे पास में काम है। पे टू वॉच मतलब पे करो और हम आपको मूवी दिखा देंगे ड्यूरिंग द फ्लाइट। भले अब आप मिड एयर, अब आपने भाई पे कर दिया उसको मिड एयर, आप दिल्ली से मुंबई जा रहे थे, बीच में मान लो यूपी पड़ा, मुझे ठीक है क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है यूपी पड़ा, राजस्थान पड़ा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बीच में राजस्थान पड़ा, तो क्या अब एयर होस्टेस जैसे वो गेट खोलकर देखिएगी क्या नीचे क्या है, ओहो सूखी मिट्टी दिख रही है, राजस्थान है भाई ये तो राजस्थान। ऐसा थोड़ी ना करेगी दोस्त, ऐसा थोड़ी ना करेगी, क्या GPS से चेक करेगी, नहीं, वो तो क्या चेक करेगी कि भैया फ्लाइट चढ़ी कहां से थी, फर्स्ट पॉइंट ऑफ शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर क्या था, तो क्या था इस केस में दिल्ली था, तो अपन बोल देंगे भाई दिल्ली एज इट वाज द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ द डिपार्चर, नॉट मुंबई। यस सर, आगे बढ़े। अब बात कर लेते सर 12-11 के बारे में, 12-11 के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज 12 सबसेक्शन 11 व्हिच टॉक्स अबाउट टेलीकॉम सर्विसेज। टेलीकॉम सर्विसेज की फटाफट बात करते हैं सर। 5 तरीके से आप टेलीकॉम का रिचार्ज करवा सकते हो। पहला, आपके पास में अगर वाईफाई की लेन डली हुई है, ठीक है, अगर आपके पास में लैंड आपने सर्विस ली हुई है, फिक्स लैंड लगी हुई है, लीस्ट सर्किट या फिर डिश एंटीना आपने लगवाया हुआ है, अगर ऐसा कोई भी केस है, डिश एंटीना है, कोई भी केबल है, फिजिकल वो चीज अगर है, तो जहां पर भी वो चीज इंस्टॉल हुई होगी वो जगह बन जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। दूसरा, अगर आपने पोस्ट पेड रिचार्जेस करवाए हुए हैं, मतलब आप पूरा पहले रिचार्ज यूज कर लेते हो, उसके बाद में
में आपको मंथ एंड में एक पोस्टपेड बिल आता है, तो जो भी बिल आएगा, बिल के ऊपर क्या एड्रेस गया हुआ है, बिल के ऊपर क्या एड्रेस गया हुआ है, वो वाला एड्रेस आप ले लोगे। तीसरा केस ऑफ प्रीपेड। अब प्रीपेड के 3 केसेस हो सकते हैं। पहला, आपने प्रीपेड करवाया किसी भी सेलिंग एजेंट से, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर से अगर आपने करवाया, सेलिंग एजेंट या फिर डिस्ट्रीब्यूटर से अगर आपने करवाया हुआ है, तो इन दैट केस कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस सेलिंग एजेंट का क्या एड्रेस है वो मान लिया जाएगा, ठीक है, सेलिंग एजेंट का एड्रेस एट द टाइम ऑफ सप्लाई जो भी होगा वो मान लिया जाएगा। अगर मान लो कि प्रीपेड आपने ली तो है, प्रीपेड आपने डलवाया है लेकिन खुद ने नहीं करा है, किसी और बंदे के थ्रू करा हुआ है, एनी अदर पर्सन टू द फाइनल सब्सक्राइबर, तो जहां से भी ये वाउचर बेचा गया होगा, प्री पेमेंट के लिए जो भी वाउचर मिला होगा या फिर जहां से वाउचर बेचा गया होगा, वो जगह दैट प्लेस विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर ई बैंकिंग के थ्रू हुआ है तो ऑब्वियसली लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इन द सप्लायर्स रिकॉर्ड। अपने सिंपल सा पॉइंट है, टेलीकॉम अगर आप सर्विसेज हो तो यार आपके पास में केवाईसी करा हुआ होगा अपने क्लाइंट का, अपने लोगों का, राइट। जिसने भी सिम लिया आपसे उसका आपके पास में क्लाइंट वो तो होगा ही। तो मान लो कि आपने आपके बाबू को कॉल करके बोला बाबू मेरा रिचार्ज कर दो, बाबू मेरा रिचार्ज कर दो, और आपके बाबू ने अगर आपके लिए रिचार्ज कर दिया, इन दैट केस इंटरनेट से रिचार्ज हुआ है, तो बाबू के पास में नहीं जाएगा, बिलिंग एड्रेस पे नहीं जाएगा, किस पे जाता है, जिसके अकाउंट में रिचार्ज हुआ रहेगा, दैट इज जो भी लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑन द सप्लायर्स रिकॉर्ड होगा वो जाएगा। इन एनी अदर केसेस अगर अपने पास में रिचार्ज नहीं होगा, अगर अपने पास में एड्रेस अवेलेबल नहीं होगा, क्या ऐसा हो सकता है, बहुत कम चांसेस है कि ऐसा हो, लेकिन मान लो एक एक्सट्रीम केस कि भाई आपके पास कुछ हो चुका है, टेलीकॉम सर्विसेज आपने दी हुई है लेकिन आपके पास में एड्रेस अवेलेबल नहीं है, तो इन दैट केस खुद की लोकेशन तो है ना, उसको ही मान करके चढ़ाओ, पैसा मत छोड़ना भाई, कुछ भी करके हम पैसा तो लेके प्लेस ऑफ सप्लाई चाहे जो हो फर्क नहीं पड़ता, राइट। फिर अब ये बात कर लेते हैं अपन लोग। अच्छा, यहां पे बात करते हैं सर क्या, मिस्टर शास्त्री जो है भाई पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन लिया हुआ है विद बिलिंग एड्रेस था मुंबई का, तो क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी मुंबई, बिलिंग एड्रेस जो भी होगा उसका वो आप ले लोगे, ठीक है। अगला, मिस्टर झुमरू जो है भाई पुणे के, उन्होंने परचेस करा हुआ है एक प्रीपेड प्लान सिम कार्ड का सेलिंग एजेंट से थे, जो भी मुंबई का सेलिंग एजेंट है, तो भाई मुंबई आ जाएगा आपका, बिकॉज सेलिंग एजेंट की लोकेशन आप लेते हो। अच्छा, जब भी मेरे 12 बजते हैं तो मैं किसके पास जाता हूं, बैंक के पास जाता हूं। जब भी मेरे 12 बजते हैं जीवन में तो मैं किसके पास जाता हूं, बैंक के पास जाता हूं। तो जब कभी भी मैं बैंकिंग सर्विसेज या कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज वाले सेक्टर के पास जाऊंगा, इंक्लूडिंग द स्टॉक ब्रोकर के पास जाऊं या बैंक के पास जाऊं या फिर कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज के पास में जाऊं, उस केस में सर मैं क्या चीजें देखूंगा, उस केस में आई विल सी, पहली चीज मेरा पीओएस क्या होगा सर, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑन सप्लायर्स रिकॉर्ड। भैया सिंपल सा पॉइंट है, दो चीजें देखी जाएगी। अगर आप बैंकिंग सर्विसेज वाले बंदे के पास में जा रहे हो, आपको बैंकिंग सर्विसेज मिल रही है, तो ऑब्वियसली उस बंदे ने आपका केवाईसी करा होगा। अगर उस बंदे ने आपका केवाईसी करा हुआ है तो उस केस में आपके पास में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होगा, तो ऑब्वियसली आप कहां पे जाओगे, पीओएस क्या बनेगा, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। लेकिन इन द एक्सेप्शन, अपने पास में एक एक्सेप्शन भी होता है भाई, डिमांड ड्राफ्ट का। डिमांड ड्राफ्ट आप किसी भी बैंक में जाकर के क्लियर करवा सकते हो, बनवा सकते हो। तो डिमांड ड्राफ्ट के अंदर हो सकता है कि बैंक के पास में, हो सकता है कि बैंक के पास में, या फिर एटीएम सर्विसेज बैंक के पास में हो सकता है कि जिसने एटीएम करा, जो भी करा, उसका डिटेल्स ना हो। उस केस में क्या होगा भाई, अगर रेसिपिएंट का एड्रेस मेरे पास में रिकॉर्ड में नहीं है तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर ही मान लिया जाता है, प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, अगला पॉइंट, इसके अंदर एक क्वेश्चन भी है, वही वाला पॉइंट है सर, डिमांड ड्राफ्ट वाला। मिस्टर ऋषभ जो कि वाराणसी के हैं, वो कहां गए, विजिट बेस्ट ब्रांच, एक बेस्ट बैंक करके है, उसकी ब्रांच न्यू दिल्ली के अंदर, वहां पे गए टू गेट अ डिमांड ड्राफ्ट। उसका कोई भी अकाउंट नहीं है बैंक के अंदर। तो भैया भले ही ऋषभ कहीं का भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता ऋषभ कहीं का भी हो भाई, मैं तो क्या ले लूंगा, रेसिपिएंट का एड्रेस जो भी होगा मेरे पास में, अभी सॉरी रेसिपिएंट का एड्रेस तो मेरे पास में नहीं है, तो मैं क्या ले लूंगा, मेरा एड्रेस तो मेरे पास में है ही, आप खुद के बारे में तो जानते ही हो, तो भैया खुद का एड्रेस ले लो, उसके हिसाब से जीएसटी पे कर दो, तो पीओएस विल बी न्यू दिल्ली, लोकेशन ऑफ द सप्लायर्स बैंक ब्रांच। ओके, यस सर। अब बात कर लेते हैं 12-13 की, 12-13 की बात कर लेते हैं सर। इंश्योरेंस सर्विसेज, ऑब्वियसली देखो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, इंश्योरेंस सर्विसेज बहुत ही कम चांसेस हो गए, अगर आप रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, बहुत ही कम चांसेस हो गए दोस्त कि यार आपको पता ही नहीं होगा कि इंश्योरेंस कंपनी ने आपने केवाईसी नहीं करवाया होगा, ऐसे चांसेस नहीं के बराबर है। तो इन दैट केस क्या होता है, अगर आप इंश्योरेंस कंपनी वाले केस में जाते हो तो सर रजिस्टर्ड अगर आप हो तो B2B लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो भी कंपनी के रिकॉर्ड्स में, सप्लायर के रिकॉर्ड्स में तो आपको कुछ ना कुछ होगा ही, तो जो भी लोकेशन होगी सप्लायर रिकॉर्ड में रेसिपिएंट की वो ले ली जाएगी। ओके, ठीक है, यस। अच्छा, इसमें भी वो वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया बिलिंग किसके नाम पे हुई है, मतलब प्रीमियम पे किसने करा है वो मैटर नहीं करता, मेरा रेसिपिएंट कौन था, मतलब सर्विसेज दी किसको जाएगी वो मैटर करता है। मतलब हो सकता है कि आपने आपके स्पाउस के लिए, आपने आपके फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए आपने क्या कर दिया है, कुछ इंश्योरेंसेस लेके रखे हुए हैं, लेकिन यार ये इंश्योरेंसेस आपने क्या, पेमेंट किसने करी, आपने करी, लेकिन सर्विसेज किसको देने वाली, इंश्योरेंस कंपनी किसको इंश्योर करने वाली है, दैट इज योर पेरेंट्स, योर स्पाउस और योर चिल्ड्रन, राइट। तो उस केस में वो लोग हो जाएंगे रेसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज, नॉट यू। समझा आपको, यस सर। अगला बात कर लेता हूं मैं, इसको लेकर एक एग्जांपल अपने पास में फटाफट वो देख लेते हैं भाई। मिस बारबी जो है भाई अनरजिस्टर्ड कोलकाता के अंदर बाय करा है उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस फॉर पेरेंट्स इन पटना फ्रॉम सेव इंश्योरेंस प्राइवेट, सेव इंश्योरेंस पटना बिहार के अंदर, बिकॉज भाई अपनी बारबी जो है वो अनरजिस्टर्ड है, तो पीओएस मेरा पटना आ जाएगा, रेसिपिएंट का जो भी लोकेशन होगा वो आ जाएगा, राइट, ठीक है। अपने पेरेंट्स के लिए लिया ना आपने, इस कारण से देखो बारबी कहां पर है,
कोलकाता बेस्ड है, लेकिन पेरेंट्स मैं मान के चल रहा हूँ कि पटना में रहते हैं, इस कारण से उसने पटना से लिया हुआ है। ठीक है, ओके, यस, लोकेशन, रेसिपिएंट्स लोकेशन ऑन द सप्लायर्स रिकॉर्ड। अब मैंने आपको ये वाली चीज तो समझा दी थी, राइट? तो इसके बारे में और बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ लेते हैं फटाफट। ओके, दो छोटे छोटे से पॉइंट को भी हम समझ लेते हैं। पहला सर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ डिस्टिंक्ट पर्सन। हमने एक चीज हमको पता है यार कि डिस्टिंक्ट पर्सन की जो एस्टेब्लिशमेंट्स होती है ना, उनको भी अपन एक अलग पार्टी मान के चलते हैं, और हम उसके ऊपर भी, भले वो विदाउट कंसिडरेशन क्यों ना हो, हम उसके ऊपर भी जीएसटी चार्ज करते हैं, राइट? तो सर ये एस्टेब्लिशमेंट किस किस तरीके से हो सकती है? तो देखो, एक इंसान की, फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, ठीक है, उसकी एक एस्टेब्लिशमेंट हो गई, उसका एक पर्सन है, उसका इंदौर में एक एस्टेब्लिशमेंट है, उसका एक रजिस्ट्रेशन होगा, और एक दूसरा एस्टेब्लिशमेंट मान लो उसका किसी और आउटसाइड, अनदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड दैट स्टेट, मतलब एक इंदौर में है, एक मुंबई में है। अगर मेरे दो ब्रांचेस है, एक इंदौर में है, एक मुंबई में है, तो जो दोनों ब्रांचेस के मेरे लिए क्या बन जाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएंगे। भले ही मेरा पेन पर रजिस्ट्रेशन होता है, मेरा पेन सेम है, लेकिन बिकॉज उसके आगे का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा 23, 24, 18, आपको पता है ना, राइट? वो जो नंबर होगा भाई, वो चेंज हो जाएगा। तो इस कारण से मेरे को दो डिफरेंट रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे, हर स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है जीएसटी के अंदर, इसीलिए मेरे दो डिस्टिंक्ट पर्सन मान लिए जाएंगे, राइट? हम दोनों एक दूसरे के लिए डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए। अब एक एस्टेब्लिशमेंट है एक ही स्टेट के अंदर, उसके दो एस्टेब्लिशमेंट्स है, एक ही बंदे के एक ही स्टेट के अंदर अगर दो एस्टेब्लिशमेंट्स है, तो यार अगर उसके मान लो कोई ब्रांच है, एजेंसी है, या फिर कोई भी रिप्रेजेंटेशनल ऑफिस भी है, तो मैं उसको भी एक अलग एस्टेब्लिशमेंट मान के चल लेता हूं। ठीक है, मैं उसको भी एक अलग एस्टेब्लिशमेंट मान के चल लेता हूं। तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, तो मेरे को उस केस में भी प्लेस ऑफ सप्लाई चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे बेसिक उसका एक पॉइंट बोलता है वो, राइट? अब बात कर लेते हैं सर टेरिटोरियल वाटर्स की। देखो, हमको इतना पता है, जो इंडिया है, इंडिया मान लो कि इस तरीके से एक अपना वी बनता है, राइट? बहुत ही मेरे को ज्योग्राफी में कभी मार्क्स नहीं है दोस्तों, ज्योग्राफी के कारण मैं हमेशा फेल हुआ, तो प्लीज प्लीज डोंट माइंड इट, राइट? अब मान लो कि भाई यहां पर है महाराष्ट्र, ठीक है, बहुत ही गंदा, बहुत ही गंदा हुआ भाई, मैं तो इसमें, यहां पर एमएच है, यहां पर आपका कोस्टल में है केरला, ठीक है, केरला, और मान लो यहां पर पता नहीं है कि नहीं, यहां पर मान लो मैं कर्नाटका है, ठीक है, कर्नाटक है। अभी क्या होगा? पहली बात, लॉ क्या बोलता है? लॉ बोलता है कि भैया टेरिटोरियल वाटर्स क्या होती है? अ बेल्ट ऑफ कोस्टल वाटर अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स के लिए, फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ द इंडियन कोस्ट, फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ द इंडियन कोस्ट, मतलब ये इंडियन कोस्ट है, ये सारी कोस्ट है, यहां से कितना? 12 NM, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल तक के मेरी क्या होती है? मेरा इकोनॉमिक जोन होता है, यहां तक के एक मेरा इकोनॉमिक जोन है, ठीक है। अब बात कर लेता हूं, क्या बोलते हैं सर, लोकेशन ऑफ द सप्लायर इज इन द टेरिटोरियल वाटर्स। अगर मान लो कि जो लोकेशन है सप्लायर का, वो टेरिटोरियल वाटर के अंदर है, मतलब यहां पर कोई वेसल जा रही है, ठीक है, या फिर कोई हाउस बोट है, या कुछ भी है, राइट? ऐसे कोई बोट वोट है, शिप है, क्रूज है, अगर मैंने वहां पर कोई भी गुड्स भेजा है, सर्विसेज दी है, तो उस केस में मेरा क्या मान लिया जाएगा? मान लो कि ये शिप यहां पर थी, राइट, ये केरला से 4 NM पर है, और महाराष्ट्र से 8 NM पर है, ठीक है। तो क्या बोलता है? डीम्ड टू बी द कोस्टल लाइन, डीम्ड टू बी इन द कोस्टल स्टेट और यूटी दैट इज नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द अप्रोप्रिएट बेसलाइन इज लोकेटेड। मतलब जहां पर भी ये बेसलाइन लोकेटेड है, उसके ये जो है, इसका जो भी सबसे पास में होगा ना, जो भी इसके सबसे पास में होगा, जो भी सबसे इसके पास में होगा, मैं उस जगह को मान लूंगा कि वही लोकेशन ऑफ सप्लाई है। और अगर कोई भी सप्लाई हुई होगी, सप्लायर है, और अगर कोई भी सप्लाई हुई होगी, तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई विल आल्सो डीम्ड टू बी द कोस्टल स्टेट और यूटी वेयर द नियरेस्ट पॉइंट, जो भी अप्रोप्रिएट होगा टू द बेस लाइन, ठीक है। तो आपका अगर कुछ भी बिजनेस है यहाँ पे, इस बीच में यहाँ पे कहीं पे भी कुछ भी है, मान लो आपका छोटा सा कुछ बिजनेस है, कुछ भी चीज अगर यहाँ पर है, राइट, तो देखा जाएगा कि आप कौन से कोस्टल एरिया के बहुत ज्यादा पास में हो, उस हिसाब से अपन निकाल लेंगे, राइट। आगे बात कर लेते हैं। मास्टर समरी एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में आपको बता दूं भाई मैं, तो यहाँ पे अपन ने जो पॉइंट्स पढ़े थे भाई, क्या क्या पॉइंट्स थे? पहली चीज, सिंपल सा पॉइंट है, पहली चीज बोलता है भाई, अगर मूवमेंट है वो अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व करता है, तो ऑब्वियसली जहां पर भी मूवमेंट
टर्मिनेट होगा। या 10-1 क्या बात करते हैं, फटाफट अपन शॉर्ट में समझ लेते हैं। पहला, अगर मूवमेंट कोड इन्वॉल्व है तो जहां पर भी मूवमेंट टर्मिनेट होने वाला है। अगर बिल टू शिफ्ट मॉडल थर्ड पार्टी वाला केस है तो इन दैट केस दो केसेस बनते हैं। पहला, जहां पर मूवमेंट टर्मिनेट हुआ वो एक बिल बनेगा, और दूसरा बिल बनता है थर्ड पार्टी और रेसिपिएंट के बीच में। थर्ड पार्टी और रेसिपिएंट के बीच में दूसरा बिल बनता है जो बात करता है काय में, बिल टू शिफ्ट के अंदर इसकी बात करते हैं हम लोग, जो कि आता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द बिजनेस ऑफ द थर्ड पर्सन। मतलब उस थर्ड पर्सन का जो पीपीओबी होगा, पीपीओबी जो भी होगा, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, वो अपन मान लेते हैं। अगर कोई भी मूवमेंट नहीं होगा तो इन दैट केस जहां पर भी डिलीवरी कर दी गई होगी रेसिपिएंट को। चौथा, अगर इंस्टॉलेशन वाला केस होगा, असेंबली वाला केस होगा एट साइट, तो इन दैट केस प्लेस ऑफ इंस्टॉलेशन और असेंबली अपन मान लेते हैं, जहां पर भी इंस्टॉलेशन हुआ होगा वो वाला। अगर बोर्ड ऑन कन्वेंस, चाहे वड़प्पो वाला केस होगा भाई, तो इन दैट केस जहां से भी वो गुड्स बोर्ड हुए होंगे इन द कन्वेंस, टेकन ऑन बोर्ड ले लेंगे। और भैया सिंपल सा पॉइंट है। अगला केस अपन बात करते हैं अनरजिस्टर्ड वाला। अगर आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हो तो उसके अंदर दो चीजें देखी जाएगी। अगर आप अनरजिस्टर्ड हो, आपने कोई भी गुड्स लिया हुआ है, तो सप्लायर का देखेगा कि मेरे पास में इस बंदे का रिकॉर्ड्स में है कि नहीं कुछ। अगर रिकॉर्ड्स में है तो वेल एंड गुड, मैं भैया रिकॉर्ड्स के हिसाब से जो भी उसका लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होगा वो ले लूंगा। अगर रिकॉर्ड मेरे पास में नहीं है उस बंदे के, तो फिर क्या ले लूंगा, सप्लायर का लोकेशन ही ले लेगा सप्लायर खुद। अच्छा, एक और एक केस आया उसके अंदर 10(1) सीए के अंदर, एक और एक क्लैरिफिकेशन आया था 2024 के अंदर, जो बात कर रहा था ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए। अगर मान लो कि आपने कोई भी किसी को कुछ भेजा हुआ है Amazon.in से, या फिर कोई भी ई कॉमर्स ऑपरेटर से अगर आपने किसी को कुछ और भेजी हुई है चीज, एक बिलिंग एड्रेस है, एक डिलीवरी एड्रेस है, दोनों भी एड्रेसेस मैच नहीं कर रहे, तो इन दैट केस यू विल गिव प्रायोरिटी टू द डिलीवरी एड्रेस, बिकॉज यहां पर गुड्स कंज्यूम हुए होंगे। एक्चुअल में अपन फटाफट से अपन ने पूरा सेक्शन 10 रिवाइज कर लिया। अब बात कर लेते हैं सर सेक्शन 12 के बारे में। सेक्शन 12 की अगर मैं बात करूं सर, फटाफट जनरल रूल क्या बोलता है भाई, अगर आप B2B हो तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, अगर आप B2C हो तो फिर अगर मेरे पास में रेसिपिएंट का एड्रेस होगा तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो फिर सप्लायर का लोकेशन ले लूंगा। अच्छा, इमूवेबल प्रॉपर्टी है फिर होटल वाला केस है सेक्शन 12 सेक्शन 3 के हिसाब से, तो लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ले लूंगा, और चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, मैं लोकेशन ऑफ प्रॉपर्टी ही ले लूंगा। अच्छा, अगर मैं काय में आता हूं सर, आरसीबी फिट है जी, आरसीबी फिट है जी अगर मैं आता हूं, मतलब कि रेस्टोरेंट, केटरिंग, ब्यूटी, फिट मतलब फिटनेस, एच से हेल्थ, और जी से ग्रूमिंग, अगर मैं इन सर्विसेज में आता हूं, तो जहां पर भाई चाहे B2B हो चाहे B2C, फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो वेयर द सर्विसेज आर बीइंग परफॉर्म्ड वही ले लूंगा। अच्छा, अगर ट्रेनिंग सर्विसेज है, ट्रेनिंग सर्विसेज अगर मैं आपको दे रहा हूं, तो मैं दो चीजें देखूंगा कि पहला, आप रजिस्टर्ड हो या नहीं। अगर आप रजिस्टर्ड हो तो लोकेशन का रजिस्ट्रेशन, दैट इज लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, और अगर आप अनरजिस्टर्ड हो B2C हो तो फिर उस केस में मैं देखूंगा कहां पर परफॉर्म हुई है वो सर्विसेज। अच्छा, एडमिशन मैंने करा है किसी भी इवेंट में, आपको मैंने किसी भी इवेंट में लेकर के गया हूं, ठीक है, एडमिशन हुआ है, तो वेयर द इवेंट इज हेल्ड, चाहे आप रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, जहां पर इवेंट होगा वो बन जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन सर्विसेज अगर मैं दे रहा हूं, मैं एक इवेंट मैनेजर हूं, अगर मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दैट इवेंट दे रहा हूं, तो इन दैट केस क्या आप रजिस्टर्ड हो तो भैया वेयर द लोकेशन इज लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, और अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो भैया मुझे आपका एड्रेस से फर्क नहीं पड़ता, मैं तो क्या ले लूंगा, जहां पर भी इवेंट हुआ होगा, वेयर द इवेंट इज हेल्ड, वो ले लूंगा। अच्छा, अगर जीटीए सर्विसेज में दे रहा हूं आपको, अगर मैं आपको जीटी सर्विसेज दे रहा हूं, तो मैं दोस्तों देखूंगा कि क्या आप रजिस्टर्ड हो या नहीं। इफ यू आर रजिस्टर्ड तो एलओआर, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, और अगर आप अनरजिस्टर्ड हो तो इन दैट केस जहां पर भी मैं आपको जहां पर भी आप मुझे गुड्स हैंड ओवर करोगे, ठीक है, तो गुड्स आर हैंडेड ओवर। नाउ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वाला केस रहेगा, उस केस में क्या देखा जाएगा भाई, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट अगर होगा तो उस केस में दो चीजें देखी जाती है। पहला, एलओआर अगर आप रजिस्टर्ड हो गए तो, और अगर आप अनरजिस्टर्ड हो गए तो इन दैट केस आप जहां से भी चढ़े थे, ठीक है, पॉइंट ऑफ एम्बार्केशन। नाउ ऑन बोर्ड सर्विसेज अगर मैं कोई भी दे रहा हूं आपको, आप ऑन बोर्ड हो, इन द गाड़ी में आप चल रहे हो और वहां पे कोई सर्विसेज मिल रही हो, कन्वेंस में आपको कोई सर्विसेज मिल रही हो, तो देखा जाएगा कि भैया कहां से फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिपार्चर का आता। आप चाहे रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, आई डोंट केयर, मैं देखूंगा कि आपको आपका फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिपार्चर क्या था, उस गाड़ी का फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिपार्चर क्या था, वो चीजें देखी जाएगी, ठीक है। अगला पॉइंट, टेलीकॉम सर्विसेज अगर होती है तो टेलीकॉम सर्विसेज के अंदर बहुत सारे रूल्स अपन ने डिस्कस करे थे, ठीक है, फटाफट से वो रूल भी अपन पढ़ लेते हैं भाई। क्या पॉइंट है, पहला पॉइंट था, अगर आपने कोई भी इंस्टॉलेशन वाला काम करवाया हुआ है, मतलब लैन वैन के थ्रू अगर आपको वायर आ रही है, ठीक है, आपने राउटर लगाया हुआ है, तो जहां पर वो इंस्टॉल होगा वो जगह आएगी आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई। दूसरा, अगर आपका पोस्ट पेड है तो जब भी आपका बिल आएगा तो बिल के अंदर जो भी एड्रेस होगा वो आएगा, ठीक है। तीसरा, अगर प्रीपेड है, प्रीपेड के अंदर तीन केसेस, पहला अगर सेलिंग एजेंट के थ्रू आपने करवाया हुआ है तो एड्रेस ऑफ द सेलिंग एजेंट। दूसरा, अगर ई मोबाइल से, ई बैंकिंग से हुआ है, लेकिन अगर आपको हुआ है रिचार्ज, तो आपका जो भी मेरे पास में एड्रेस होगा वो मैं ले लूंगा। चौथा और अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट इज बेसिकली, अगर मैंने किसी भी थर्ड पर्सन से करवाया हुआ है, अगर मैंने थर्ड पर्सन से करवाया हुआ है तो भी एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट में ले लूंगा, ठीक है। अगला पॉइंट, तो सॉरी, जहां पर भी वाउचर बेचा गया होगा वो वाला एरिया में एड्रेस में ले लूंगा। अगला, अगर बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज है, इंक्लूडिंग योर स्टॉक बुकिंग सर्विसेज, 12 के हिसाब से, तो उस केस में आती है सर दो चीजें, अगर मेरे पास में लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है तो वो ले लूंगा मैं, और अगर नहीं है तो फिर भैया मैं क्या करूंगा, मैं फिर अपना खुद का रिकॉर्ड्स, मैं अपना खुद का सप्लायर का एड्रेस ले लूंगा। 12-13 इंश्योरेंस कंपनी केस में अपने को पता है भाई, जो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट होती है हमारे पास में होती है, तो फिर भैया चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, मैं देखूंगा आपका मेरे पास में एलओआर है कि नहीं, आपका एलओआर मेरे पास में होगा ही होगा। बहुत ही खराब काम है, और अगर नहीं है उन केस में भी तो फिर अपन क्या ले लेंगे, सप्लायर का एड्रेस अपन ले लेते हैं। ओके सर, अब बात कर लेते हैं हम लोग किस चीज की सर, 5M मेथड फॉर गुड्स की। 5M मेथड मतलब यहाँ पर सिंपल सा पॉइंट है, जहां पर गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व होता है तो जहां पर भी मूवमेंट एंड होता है। अगर मिडिल मैन के थ्रू आ रहा है तो मिडिल मैन का लोकेशन मतलब थर्ड पार्टी। अगर मोशनलेस, कोई मोशन नहीं है, चल नहीं रहे हो, तो फिर जहां पर भी आपने डिलीवर कर दिया, जहां पर मिड एट साइड आपने साइड पे बनाया हुआ है तो भैया उस इंस्टॉलेशन की जगह पर। और अगर कोई एक मूविंग व्हीकल में हो रहा है, मतलब एक ऑन बोर्ड
ट्रांजैक्शन हो रहा है, कुछ भी गुड्स आप बेच रहे हो, तो इन दैट केस जहां पर भी आप माउंटेड मतलब आप जहां पे भी चढ़े थे वो जगह ले ली जाएगी। ओके, यस सर। ओके ओके, यहाँ पर अपने वही वाला पॉइंट बोला था भाई, अगर मान लो कॉन्ट्रास्ट क्या है यहाँ पर, क्रिटिकल कॉन्ट्रास्ट पहला कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ अगर आप गुड्स ले रहे हो ऑन बोर्ड, अगर आप गुड्स कर रहे हो तो इन दैट केस जब आप जहां से अपने गुड्स को ऑन बोर्ड किया हुआ है वो जगह ली जाती है, लेकिन अगर आप सर्विसेज दे रहे हो तो फिर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिपार्चर देखा जाता है। एक गोल्डन रूल समझ के जाना भाई यहाँ पे फटाफट से। गोल्डन रूल क्या बोलता है मेरा, B2B को लेकर के गोल्डन रूल बोलता है कि देखो इन द केसेस ऑफ सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, सेक्शन 12 सबसेक्शन 2, 12 सबसेक्शन 5 ऑफ ट्रेनिंग, 12 सबसेक्शन 7 ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स, 8 ऑफ GTA, 9 ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट एंड 12 ऑफ इंश्योरेंस, इन सारे ही 13 ऑफ इंश्योरेंस, इन सारे ही केसेस में अगर वो बंदा B2B होगा, अगर वो बंदा B2B होगा, उस केस में आपका एड्रेस, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई। यस सर, इसी के साथ में अपना सारे पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं फटाफट से भाई। अपन इसका रिवीजन कर लिया है, आई नो थोड़ा सा लंबा गया होगा, बट अब बात कर लेते हैं हम लोग किस चीज की, अब बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस की। यस सर, ओके, आई एम प्लानिंग कि मैं 2 पार्ट में बनाऊंगा, तो इसका फर्स्ट पार्ट इज नाउ डन, जिसके हमने सारे पॉइंटर्स कवर कर लिए हैं। अब सेकंड में इसका पार्ट डालने वाला थोड़ी देर के अंदर ही, उसके अंदर हम सारे इसके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लेंगे फटाफट से। यस, या अभी कर ले, इस वीडियो में कर ले क्या, चलिए अगली वीडियो बनाऊंगा मैं इसलिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। सेकंड पार्ट इसका आ रहा है फटाफट से, आधे घंटे में उसके सारे क्वेश्चन जो अपन डिस्कस कर लेंगे, सारे क्वेश्चन सारी चीज आपकी हो जाएगी उसी के अंदर। थैंक यू सो मच।